बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है, ईद आप सब सेलिब्रेट कर चुके होंगे। आई होप रमज़ान में आपने बहुत सारी बरकत और फजीलतें समेटी होंगी और अब रूटीन की तरफ ज़िंदगी वापस गामज़न हो चुकी है, हमारी भी और नजम की भी। सो मैं हूँ आपके साथ नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आपकी ईद, आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। एक बार फिर से एम न्यूज़ के मॉर्निंग शो के साथ मैं और नाज़िश आप लोगों के सामने मौजूद हैं। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारा रमज़ान अच्छा गुजरा, हमारी ईद अच्छी गुजरी, ऑल्दो ख़ित्ते में बहुत बड़ी टेंशन थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान साबित कदम रहा, पाकिस्तान की अफ़वाज साबित कदम रही। और आज का दिन वैसे ही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन 23 मार्च आपको और हमें, हम सभी को मालूम है कि हम लोग यौम पाकिस्तान के हवाले से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जानते हैं, मानते हैं। और इसका भी एक उसी तरीके से समा शुरू हो जाता है जिस तरीके से हमारे कुछ जो रिचुअल्स रखे गए हैं, रिलीजियस त्यौहार जो हमारे हैं, उनको मनाने के लिए जो एसेंस फील होता है, उससे भी ज़्यादा आपको जब हुब्बुल वतनी का जज्बा आपके अंदर सरशार होता है और आपका जब अंदर से वो जज्बा बोलता है, और फिर जब आप टेलीविजन्स पर, सोशल मीडिया पे, हर तरफ जो है वो पाकिस्तानी परचमों की बहार भी देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी नगमों को भी सुन रहे होते हैं, तो दिल से एक वो जोश और वलवला दोबारा से जाग जाता है। और यही नाम है कि आपका अपना प्यारा वतन जो पाकिस्तान है। जिस तरीके से हदीस में भी आता है कि वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़िश के आज के दौर में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जज्बाती पन में आज की जनरेशन ये सोचती है कि अपने वतन से मोहब्बत करना ज़रूरी नहीं है। हालांकि बहैसियत मुसलमान हम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहर मक्का जब उसको छोड़ रहे थे हिजरत के वक्त, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये मक्का मुझे बहुत ही प्यारा है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो मुझे निकाल रहे हैं। और फिर मदीना के लिए भी उन्होंने अमन की दुआ की। तो ये हमें ये सबक दिलाती है कि आप जिस भी वतन में रहते हैं उस वतन से मोहब्बत जो है वो आपके ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही हिजरत को कभी भी वो नहीं किया गया कि कोई गलत बात है। आप हिजरत कर सकते हैं, रिस्क के लिए आप किसी बेहतर जगह की तलाश में जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो अपना वतन होता है वो वैसी ही इंसान की, हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, खून की रवानी ज़रूरी होती है, उसी तरह ये जो अपनी मिट्टी होती है, इससे जो प्यार होता है वो चाहे कुछ भी कर ले वो जुदा नहीं हो सकता, वो अलग नहीं हो सकता। और यही इस दिन की मुनासबत से 23 मार्च बच्चे की ज़बान पे होता है कि 23 मार्च क्या है और इस दिन क्या हुआ था। तो आज हम भी ये दिन एक बार फिर से लोगों की आगाही के लिए भी और साथ ही इस जज्बे को दोबारा उजागर करने के लिए भी कि 23 मार्च का दिन हम क्यों मनाते हैं। डेफिनेटली जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी गई। इसके अलावा सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से भी मुबारकबाद दी गई हैं। और ख़वातीनो हज़रात, आज का दिन 1940 में जिस तरीके से यौम पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई, जो करारदाद मंजूर करवाई गई बरसग़ीर के मुसलमानों की तरफ से, आज उसी तजदीद अहद के वफ़ा का दिन है और इसी के ऊपर हम लोग ज़िक्र करेंगे। मैं पहले गेस्ट की तरफ अपने बढ़ूँगा, लेकिन उससे पहले ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि आज हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज़ ही उन हीरोज़ को ख़राज तहसीन पेश करने से कर रहे हैं जो इस वक्त आप और मैं सुकून यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ख़ित्ते में जितनी बड़ी टेंशन चल रही है, ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जो इस वक्त सलूक रवा रखा जा रहा है, और फिर मुस्लिम कंट्रीज़ के आपस में भी जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इन तमाम तर सिचुएशन में एक मुल्क जो लड़ रहा है, लेकिन उसकी जो बाशिंदे हैं, आप और मैं, हम जो शहरी हैं, हम सुकून की ना सिर्फ नींद सो सकते हैं बल्कि हमारे डेली के जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसी तरीके से जारी सारी हैं जिस तरीके से आज से पहले थी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जो इस वक्त जारी सारी है उसका हम जिक्र करें, बुनियानुल मरसूस जो लास्ट ईयर किया गया उसका जिक्र करें, या अरसे दराज से जो ऑपरेशन किया गया ज़रबे अज़्ब, और फिर उससे पहले सवात ऑपरेशन, ठीक है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये कौम जो है वो 1999 वॉर ऑन टेरर से ऑनवर्ड जो जानी और माली नुकसान करवाती आ रही है। हमारे सिविलियन की कैजुअलिटीज़ अगर हम लोग देखें, हमारे फ़ौजी भाइयों की कैजुअलिटीज़ अगर हम लोग देखें, तो वो तमाम तर हीरोज़ को ख़राज तहसीन पेश करने से ही आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी में एक लंबे अरसे तक इन्होंने सर्व किया, अभी इनके यूट्यूब चैनल पर आप इनकी वीडियोज़ जो है वो देखते रहते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर अशफाक हसन साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू।
थैंक यू सर। ये बताइए 23 मार्च का दिन न सिर्फ हम उसी जोश जज्बे से मनाते हैं जो जिसकी याद दिलाता है, बल्कि हर बच्चे को इसके बारे में पता है। इसकी तारीखी पस मंज़र की तरफ अगर जाएं तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, पाकिस्तान बनने के लिए दो मौजज़ात हुए। एक तो मौजज़ा ये कि अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के इस रास्ते पर लगाया। उसमें भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था उनको को जाओ और पाकिस्तान को क्रिएट करने की स्ट्रगल जो है उसको लीड करें। जब वो दिल बर्दाश्त हो के लंदन चले गए थे 1934 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे, तो उसके बाद वहीं पे रह गए उसकी नाकामी के बाद। एक तो वो मौजज़ा था, क्योंकि अगर कायद-ए-आज़म ना होता तो पाकिस्तान आज ना बनता। जितनी लीडरशिप मौजूद थी, बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने, बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में, लेकिन एक विजन के साथ जो पाकिस्तान की स्ट्रगल को लीड किया वो सिर्फ कायद-ए-आज़म थे। और दूसरा मौजज़ा ये था 1940 कि ये करार था जब पाकिस्तानियों ने फील किया, जैसे आपने कहा जी कि ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन, तो 1940 की जो करारदाद थी ये भी एक मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से कि हमने एक इस्लाम के नाम पे एक इस्लामी रियासत बनानी है। और ये मौजज़ा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा। 1940 की इस करारदाद ने जो उस वक्त स्ट्रगल थी उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की और उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ की। 1940 क्यों आया इसके पीछे एक 7-8 साल की लंबी कहानी। पहले तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लीड किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को उन्होंने, तो उस वक्त उनकी कोशिश थी कि एक ही रियासत होनी चाहिए, इसी रियासत के बीच में अपने राइट्स जो है उसको अचीव करें और फिर पैरेलल इनके साथ चलें। तो उसके लिए स्ट्रगल करते रहे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड चाहते थे मुसलमानों के लिए। लेकिन जब 1934 हुआ उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, जब अंग्रेज़ों ने नेहरू को कहा जी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल पेश करें, वो दैट वाज टोटली हिंदू स्पेसिफिक, हिंदू डोमिनेंस थी, उसमें माइनॉरिटी के राइट्स नहीं थे, उनके लिए इलेक्टोरल वोट्स नहीं थे। तो उस पे कायद-ए-आज़म ने सोचा कि अभी जो है एक चेकमेट इनको कर दिया जाए 14 पॉइंट्स की सूरत में। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिल जाते हैं तो हम यहीं पे रह जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो फिर वो इसके अल्टरनेट में आएंगे। तो 14 पॉइंट्स कायद-ए-आज़म ने पेश किए जो कि रिजेक्ट कर दिए गए। उसके लिए आपको पता है कि इलेक्टोरल वोट्स था, एक माइनॉरिटी सीट थी, बाकी काफ़ी उसमें जो मुसलमानों के राइट्स थे उसके बारे में था। जब 14 पॉइंट्स रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद लास्ट नेल इन द कॉफिन आप समझे कि जब कांग्रेस की हुकूमत बनी है 1928 से लेके 1930 तक, तो उसमें जो इन्होंने रवैया रखा मुसलमानों के साथ और जिस तरह मुसलमानों के इन्होंने कब किया, पुश किया और कोई उनको राइट्स नहीं दिए, उनके साथ कहीं भी बैठ के गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं थे, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जब कायद-ए-आज़म ने सोचा और साथ उनके जो जितने कोलीग थे कि अभी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम अपने लिए एक अलहदा रियासत जो है उसकी डिमांड रखें। तो 1940 की जो करार था, तीन दिन का अजलास वहाँ पे हुआ, 3 दिन गौर व फिक्र किया, फिर वो ड्राफ्ट जो है बना, रेजोल्यूशन जो है उसको कि फजल हक जो शेर बंगाल जिनको कहते हैं, चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त वो बंगाल के, उन्होंने इसको पेश किया। तो फिर ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है ये लेके जितने भी क़यादत थी उसको निकल पड़ी और इसको हासिल करने के लिए फिर जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो स्ट्रगल हुई है वो आप सबको पता है। डेफिनेटली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जिक्र कीजिएगा, नो डाउट आज जिस दिन को हम लोग मना रहे हैं उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई, लेकिन उस पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में है उसको बचाने के लिए भी बहुत कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। नो डाउट। सो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े फ़ौजी ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसके नतीजे में जो कामयाबियाँ भी मिल रही हैं और जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो दुख एक अपनी जगह है, लेकिन सर इस सारी हिकमत अमली में आज के दिन सबको इकट्ठा और जोड़ के रखने का जो है वो दिन है, इसमें फ़ौजी हिकमत अमली के साथ अवामी ताउन जो है वो कितना ज़रूरी है? देखिए, थोड़ा सा मैं फिर आपको पीछे लेके जाऊंगा। जी प्लीज़। कि कायद-ए-आज़म ने जो अलहदा रियासत का ख्वाब देखा तो उसमें क्या था? कायद-ए-आज़म ने ये कहा था कि वो शुड बी अ सॉवरेन स्टेट एंड अ नेशन स्टेट। और कायद-ए-आज़म की एक लेगेसी थी, हमने पाकिस्तान बनने के बाद उस लेगेसी को कैरी नहीं किया। हमने जो सॉवरेन स्टेट का जो एलिमेंट था उसको तो अचीव किया, क्योंकि उसके लिए आपकी पाकिस्तान फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल। जब भी आपकी सॉवरेनिटी पे स्ट्राइक हुई, फ़ौज आगे खड़ी होगी, शहादतें दी, उसको रोका
और सॉवरन स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ किया, आज भी दे रही है। हर जगह पे, हर महाज पे आपने देखा अनकाउंटेबल कुर्बानियाँ। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट था इसका नेशन स्टेट का, वो पॉलिटिकल फैक्टर के बीच में आता है। पॉलिटिकल फैक्टर बहुत पीछे रह गया। वो नेल्सन मंडेला अपनी किताब में लिखता है नेशन बिफोर सेल्फ, पहले नेशन होनी चाहिए, बाद में हम हैं। यहाँ पे आके मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फैक्टर जो है उसने माइंडसेट चेंज किया। वो कहते सेल्फ बिफोर नेशन, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स पहले हम, मैं नेशन बाद में। तो नेशन स्टेट नहीं बना सके हम, अभी बिखरे हुए। जब आपके बीच में डिवीजन है, थॉट्स आपके बिखरे हुए हैं, अब वन पॉइंट एजेंडा जो है नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका क्यों जंग लड़ रहा है, इसराइल क्यों जंग लड़ रहा है? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ईरानी क्यों डट के खड़े हुए हैं, सब कुछ तबाह कर दिया, नेशनल रिजॉल्व उनके पीछे है, उसको लेके खड़े हुए। तो नेशनल रिजॉल्व आपका फौज तो चला रही है, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर जिसने इस नेशन को बनाना था, एक नेशन स्टेट का दर्जा देना था, वो पीछे रह गया हुआ है। तो उसमें डिवीजन्स है। और डिवीजन्स क्यों हैं? क्योंकि अपने हमारे कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट हैं, हमारे पार्टी इंटरेस्ट हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं, ना कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर किया जाए। तो आज का जो दिन है, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम भी बैठे हुए हैं, 1940 की एक रील चला लें, उसके बाद जो कुर्बानियाँ दी हैं, 20 लाख मुसलमानों ने शहादत दी थी जंग आज़ादी के दौरान। 20 लाख। कितनी हमारी बहनें माएँ रेप हुई हैं, बिल्कुल, कितने वहाँ पे रह गए हुए हैं, क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। जब पाकिस्तान बना तो आपके पास 200 मिलियन रुपीज़ थे, मुल्क भी चलाना था। जिस तरह चला, जिस तरह आगे बढ़ा, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा उस वक्त हमारे पास क्या था, अब क्या है, कितनी बेसरो सामानी की हालत में आगे चले। तो इस पॉलिटिकल फैक्टर ने इसको टेक ओवर करना था, सही बात है, अपने कंधे देने थे, आगे लेके जाना था। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमारे दरमियान स्नैक्स हैं, बग्स हैं, ये इकट्ठा हो जाए, पॉलिटिकल फैक्टर प्लस द आर्म फोर्सेस, तो नेशन स्टेट प्लस द सॉवरन स्टेट का जो दर्जा है वो हम अचीव कर लें। नो डाउट। आपको लगता है कि हमारी अफवाज जो अपनी जगह कुर्बानियाँ दे रही हैं वो बेलौस हैं बेशक, लेकिन हम जब ताउन की बात करते हैं कि हमारी पब्लिक का ताउन और जो हमारी अफवाज हैं वो उस तरह से वो राब्ता वो जुड़ नहीं पाते हैं, क्या वो उसकी वजह यही है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कोताहियों की वजह से वो ताउन जो है वो पब्लिक का डगमगाता ही रहता है? जी, कोऑपरेशन जो है, देखें आपकी जब भी ट्रबल होती है आपके मुल्क में, दो फैक्टर आगे आते हैं, एक मिलिट्री फैक्टर है, एक सिविल फैक्टर है, जिसको पॉलिटिकल कहते हैं जी। आप जितने दूसरे मुल्क हैं, आप अमेरिका देख लें, आप इजराइल को देख लें, आप यूरोपियन यूनियन को देख लें, टर्की देख लें, वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर आके सारा कुछ अपने कंधों पे लेता है, इसको स्पीयरहेड करता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे वो कहते हैं सारा कुछ फौज करे। फौज का काम होता है इस तरह के ऑपरेशन में क्लियर एंड होल्ड, क्लियर करना दहशत गर्दों से, उसके बाद उसको होल्ड कर देना, हैंड ओवर टू द पॉलिटिकल हायरार्की टू बिल्ड। बिल्ड में कि बहुत कुछ आता है, बिल्ड में आपने अपना डेवलपमेंट भी करनी है, अपने अदारों को मजबूत करना है, आपने गवर्नेंस देनी है, सब कुछ देना। इस फैक्टर से हम पीछे रह, जब इससे पीछे रहते तो ये डिस्कनेक्ट हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता हमने ये समझना शुरू कर दिया कि ये सारा काम शायद फौज का ही है, और पॉलिटिकल हायरार्की काम जो है वो बैठ के सिर्फ शाबाश देना है, या फिर कहना कि आपने अच्छा काम किया, और या हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक दोनों फैक्टर कॉन्साइज नहीं होंगे, मिल के आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, उस वक्त तक जो आपकी सक्सेस है अधूरी रह जाती है। हम उसी चक्कर के बीच में लटके हुए हैं, अधूरी सक्सेस के बीच में। एक फैक्टर तो आपको सक्सेस दे रहा है, दूसरा फैक्टर थोड़ा पीछे है। लेकिन अभी जिस तरह बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा उन्होंने अपने आप को एनर्जाइज किया, चीज़ों को गैल्वनाइज किया, इकट्ठे बैठ के एक पाकिस्तान आर्मी और सिविल फैक्टर जो है, पॉलिटिकल फैक्टर इकट्ठे चल रहे हैं एक प्लान बना के, तो वहाँ पे आपको सक्सेस नजर आएंगी। बाहमी ताउन से ये काम चलता है। डेफिनेटली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लेट्स टॉक अबाउट योर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मुझे ये बड़ा अच्छा महसूस होता है कि बहसीयत मुसलमान हमारे अंदर ये जो शहादत का जज्बा है ना, यही हमें बाकी तमाम तर फ़ौजों से डिफरेंट जो है वो बनाता है। कि आप जब जा रहे हैं और आपको मालूम है कि शायद आपकी वापसी भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद आपने फ्रंट फुट पे जाके ना सिर्फ करना है, बल्कि उससे ज़्यादा जो है हमारे एक साहब जो है वो SSG शहीद हुए, उनके मैं जनाजे पर गया तो उनके जो दीगर दोस्त थे वो बोलते थे, वो आके हमें मुबारकबाद दे रहे कि आपको मुबारक हो, आपके जो है वो दोस्त शहीद हुए और हमारी शहादत के लिए भी दुआ करें।
तो आप इंस्टीट्यूशन में रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन की ज़रा ग्रूमिंग के हवाले से बताइएगा, माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से जो है वो ऑपरेशंस की तरफ जाया जाता है और क्या वो जज्बा जो है वो डाला जाता है जवानों के अंदर? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान आर्मी, बड़ी क्रिटिसिज्म इस पे होता है। मैं अभी जो बात करूंगा इसके बारे में, मैं इसलिए नहीं करूंगा मैं इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के करूँगा और उसके सबूत आपके सामने हैं। ये इंस्टीट्यूशन जो है, इसमें एक तो मेरिट इतना है कि आप सोच नहीं सकते। एक सिपाही का बेटा जो है चीफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, एक मास्टर का बेटा चीफ फील्ड मार्शल बन जाता है, ठीक है। और कभी आपको ये नहीं नज़र आएगा पॉलिटिशियन की तरह कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो है या बेटी चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए, भाई प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। किसी चीफ आर्मी स्टाफ का बेटा या भाई चीफ आर्मी स्टाफ नज़र नहीं आएगा। सवाल ही पैदा, इट्स अ मेरिट। मैं अपनी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जो मोटिवेशन आपको मिलती मैं वो फैक्टर बता रहा हूँ। जी एग्जैक्टली। आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे फादर जब मैं 7 साल का था उनकी वफ़ात हो गई थी। ज़िंदगी में पता ही नहीं था क्या करना, कैसे आगे बढ़ना। एक जज्बा था फ़ौज में जाने का, फ़ौज में आ गए। तो फ़ौज में अगर तो पॉलिटिकल साइड पे आपकी बैकिंग ना हो तो आप तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ हमें तो कोई जानता ही नहीं था। तो मैं आपके सामने एक ब्रिगेडियर बैठा हूँ, ठीक है, और वो एक सिंपल ब्रिगेडियर नहीं है। मैंने वो सितारे इम्तियाज़ भी वो माशाल्लाह कामयाबियाँ की जो कि आप समझ नहीं सकते जब तक आपके पास सिविल सेक्टर में कोई सिफारिश ना हो, कोई कंधा ना हो। मैं फॉरेन कोर्स भी किया, बड़ा आगे तक गया, मेरा कैरियर बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ ऑल मेरिट। दूसरा, जब आप पाकिस्तान अकेडमी में जाते हैं, आप एक रॉ मिट्टी होते हैं। वहाँ पे अकेडमी में जो आपकी ग्रूमिंग होती है और बाद में फ़ौज में आके वो आपको एक कुंद किस्म का इंसान बना देती है, आपके माइंडसेट को चेंज करती है। वो माइंडसेट जिसके बीच में हर वक्त निकलता है पाकिस्तान फर्स्ट, मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी है। वो शहादत का जज्बा आप में उजागर किया जाता है। जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, आपके पुराने शहीद, उनकी दास्तानें पढ़ के आप में जोश आता है। और आप देखें कि शहादत का वो जज्बा, जब हज़रत उमर ने कहा था कि मैं शहीद होना चाहता था, मुझे तभी मौत आ गई। हज़रत खालिद बिन वलीद इतनी जंगें लड़ी, वो कहते जी मैं शहादत के लिए था नहीं हूँ। हुजूर पाक ने शहीदों के बारे में क्या फरमाया, कुरान ने क्या फरमाया, तो उसमें शक ही नहीं है कि शहीद होना जो है हर एक अफसर और जवान की एक डिज़ायर होती है। और फिर मैं ये बताऊं कि जो आप कहते हैं कि मैं खुद इस चीज़ का मैं आपके सामने मुशाहदा पेश करता हूं कि ऑपरेशन के बीच में 2 दफ़ा ऑलमोस्ट मैं समझता था कि शहादत आ गई। एक बलोचिस्तान में मैं ऑपरेशन कर रहा था, उस वक्त मेरी गाड़ी एंटी टैंक माइन पे चढ़ गई ऑपरेशन के दौरान ही। वो मेरा ड्राइवर बाकी शहीद हो गए। तो मैं कोई 22 फुट ऊपर उठा, नीचे गिरा। तो आई थॉट कि अभी तो शहादत यकीनी है। तो मैं आई स्टार्टेड काउंटिंग कि सेकंड के अभी जान कैसे निकलती, इसको एक्सपीरियंस करता हूँ। तो 15, 20, 25 तक पहुँचा तो जान नहीं निकली। तो फिर मैंने थोड़ा सा उठने की कोशिश की, मैं उठ के खड़ा हुआ तो अल्लाह ने मुझे सरवाइव किया। तो मैंने अपनी बाकी जो लोग थे उनको संभाला, आगे किया। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ ये बताता हूँ, ये नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे अगर 100 ज़िंदगियाँ मिलें तो मैं 100 ज़िंदगियों फिर फ़ौज में जाऊँगा और फिर तमा करूँगा कि मुझे शहादत मिले। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, ये अब जो रिसेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं उसकी वजह से जो खित्ते की सूरत हाल डिस्टर्ब हुई है, आप अपने एनालिसिस भी देते रहते हैं, ठीक है, इनफैक्ट अपने यूट्यूब चैनल पे भी और डिफरेंट जगहों पे भी। इस वक्त सर क्या सिचुएशन है ग़ज़ब लिल हक़ की? मेरा ख्याल जो अफ़गानिस्तान से हमारे रिलेशंस हैं, उसकी अगर हिस्ट्री देखें, इवन अफ़गान जो नेशन है उसकी हिस्ट्री देखें, तो उसमें एक कंक्लूजन, बल्कि 2 कंक्लूजन बड़े निकल के सामने आते हैं। एक तो ये है कि दे आर द सन्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट ही चाहते हैं, जंगें करना चाहते हैं, जंग करते हैं हर वक्त। अगर जंग ना मिले तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आप हिस्ट्री देख लें, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1947 में अपोज किया, फिर बाद में वो किया, उसके बाद पे दर पे, ठीक है, दाऊद के ज़माने में, ज़ार शाह के ज़माने में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सब कुछ करते रहे। रशिया के साथ मिल के पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाने की कोशिश करते रहे। वो नहीं, फिर आपस में लड़ना शुरू कर दिया। दाऊद, ज़ाहिर, तरह के, बबरक, कारमल, हफीजुल्लाह अमीन, अभी तालिबान,
तो ये एक जद्दोजहद की इनकी एक कहानी है, ये दे कांट सिट आइडल, पीस में नहीं रह सकते। दूसरा, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द पावर अच्छा, और मनी, दो चीज़ों की लैंग्वेज समझते हैं। आप हिस्ट्री देख लें उठा के इसकी, तो पाकिस्तान ने जो मेहमान नवाजी इनकी की 40 साल में, बच्चों की तरह रखा, पाला पोसा। अभी भी जो अफगान गवर्नमेंट है उसके 17-18 जो मिनिस्टर्स हैं अभी तक, वो पाकिस्तान में जमे पले पड़े, और उनके भाइयों के रिश्तेदारों का कारोबार यहाँ पे हैं। अभी वहाँ पे जाके बैठ के वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन करने की बातें करते हैं। तो एक माइंडसेट है। उस माइंडसेट को, इसलिए कि हमारा नेबर है, भाई है, हमने प्यार मोहब्बत और बातचीत से ठीक करने की बड़ी कोशिश की। कोई 60 के करीब वफद गए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल लेवल पे गए हैं, जो मिलिट्री लेवल पे गए हैं, जो इनडायरेक्टली सऊदीया, कतर, तुर्की, दोहा, ओमान, आगे पीछे सारे डाल के, तो बातचीत की लैंग्वेज नहीं समझे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब ने एक बात कही थी कि पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तान के खून का कतरा अफगानिस्तान की जो है सरजमीन को माफ नहीं होगा, को माफ़ नहीं करेंगे, और उससे ज़्यादा कीमती। तो बर्दाश्त का एक लेवल होता है, सही बात। वो जो टॉलरेंस लेवल जब टूटा, तो मुख्तलिफ प्लान हमारे पास होते हैं। तो फिर समझा गया कि इनको पावर की ज़बान समझाई जाए। तो अभी जब पावर की ज़बान समझाई है, ऑपरेशन जो अभी चल रहा है, तो उससे आपने देखा उसके बड़े पॉजिटिव पहलू निकल के आए। एक तो उनके अपने अंदर डिवीजन क्रिएट हो गई है, जो कहते हैं कि हमें नहीं पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए। दूसरा, लोग उनके खिलाफ उठ के खड़े हो गए, नॉर्दर्न लास्ट अलायंस वाले बाहर आए, औरतें बाहर आई हैं, और गवर्नेंस इतनी पुअर है कि लोग डिमांड करना शुरू हो गए। तीसरा, भी उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान है, जिन्होंने इनके हैंडलर्स और इनके मास्टर इंडिया को मई में धूल चटाई थी, तो ये हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन हमारे भाई हैं। ठीक है, हम इनके साथ चलना चाहते हैं, अच्छे तरीके के साथ चलना चाहते हैं। अब भी जो डायलॉग की ज़बान है वो करना चाहते हैं, काफ़ी जगहों पे उन्होंने कहा। लेकिन जब तक दो मुतालबा DGSPR साहब ने जो रखे थे, ईदर यू आर विद अस और विद द टेररिस्ट, ये अगर डिवीजन आप क्रिएट करते हैं, बता दें, तो मोस्ट वेलकम, आए बैठें, वही सब कुछ होगा, लेकिन आपको फ्री लंच नहीं मिलेगा। नियर फ्यूचर में सर कोई इसका सूरत हाल? जी बिल्कुल बिल्कुल। थ्रू डायलॉग नजर आती है या फिर नहीं? मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। देखिए, मिलिट्री फैक्टर जो होता है, मिलिट्री मनूवर जो होता है, मैंने पहले भी कहा, वो क्लियर करता, होल्ड करता। उसके बाद अल्टीमेटली एक डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल फैक्टर ने आना होता है, जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। तो हमने वो कंडीशन क्रिएट करती हैं अभी फौज ने। पहले आप कंडीशन क्रिएट करते हैं ना, कि दूसरा आए, आके टेबल बैठे, वो हमने क्रिएट कर दिए हैं, उनको समझा दिया कि ये लैंग्वेज अगर ये समझते हैं, दिस इज लैंग्वेज। ठीक है, तो वो अभी 4-5 मुल्कों को तो कह चुके हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हाई लेवल का एक डेलीगेशन भी लाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड ये है कि पहले इस चीज़ को आप मानें, उसके बाद आएँ, बातचीत करें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, हम जरा अपने मुल्क के अंदर सूरत हाल देखें। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, नाजिश ने भी जो पॉइंट उठाया था, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स, उनके ऊपर वर्किंग हो रही है, अरसे दराज से काम चल रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा जो है वो उसकी सूरत हाल में हमें कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की आपने खुद बात की, लेकिन सर एक और चीज़, आज 23 मार्च के हवाले से जब हम पाकिस्तान पूरे पे नज़र डाल रहे हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर भी मसाइल निकलते हैं, और उसमें पाकिस्तान फ़ौज को और पाकिस्तान की लीडरशिप को ओवरऑल जो है वो एक फेस करना पड़ता है BLA की तरफ से भी। सर, ये BLA की एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हुई थी? ये लोग कौन हैं? इनकी इवैक्यूएशन के लिए इस वक्त तक क्या हो चुका है? देखें, बलूचिस्तान का मसला जो है ना, और वहाँ पे जो मिलिटेंसी है, वो हमें वर्षे में मिली। जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो 48 के बीच में ही वहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है मूवमेंट शुरू हो गई थी। वो मूवमेंट्स जो थी, वो सरदार लेड मूवमेंट्स थी। उनके अपने एक इंटरेस्ट थे कि अपने इलाकों पे हमारा कंट्रोल रहे, हमें एक अच्छा बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट मिलता रहे, और हम अपने जो इलाके को कंट्रोल करके यहाँ पे अपने इंतजाम चलाते रहें। और उसको उस वक्त जो सपोर्ट मिल रही थी रशिया की तरफ से, क्योंकि हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए, और रशिया यहाँ पे करके उन्होंने सरदारों को अपने हाथ में किया। सो मच हो कि सरदारों के जो बच्चे थे, रिश्तेदार थे, वो रशिया से पढ़ के आते थे। अच्छा। तो जहाँ तक ये सरदार लेड मिलिटेंसी थी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद थी, डेरा बुगटी और मरी बेसिकली इसको लीड करते थे, और बुगटी के कुछ फैक्शन हो गए, या फिर थुब के ये मैंगल शैंगल।
तो इसको चलाते थे, स्पेसिफिक इंटरेस्ट थे उनके, जो मैंने कह दिया लिमिटेड थे। सही। मैंने इसमें हिस्सा लिया हुआ है, बलोचिस्तान ऑपरेशन। हाँ, क्योंकि आप अभी बता ही रहे थे बलोचिस्तान, इसमें मैंने हिस्सा लिया हुआ है। और जो मरी इंसर्जेंसी थी जो स्पीयरहेड करती थी सबको, उसको मैंने स्मोक आउट कर दिया था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और जब मैंने कहा मेरी गाड़ी भी चढ़ी माइन फील्ड के ऊपर वहाँ पे, तो हमने ये नहीं किया था कि हम मार दें, जला दें, गिरा दें। हमने सॉफ्ट सॉफ्टनिंग का और प्लस ऑपरेशन दोनों काम किए। लोगों को हमने पहले साथ मिलाया। लोग इनसे इतना तंग थे सरदारों से कि मैं बुला के उनको सोफों पे बिठाता था, उनको खाने खिलाते थे, बड़े खाने करते थे, गले से लगाते थे, वो लगते नहीं थे। वजह पूछी उन्होंने, सरदार तो हमें खड़ा रखते हैं, बैठने की इजाज़त नहीं होती, आप कोई डिफरेंट कौम आ गई हैं यहाँ पे, कोई गलत तो नहीं हो रहा। हमने कहा नहीं, बेसिकली दिस इज़ पाकिस्तानियत, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट यही है और मुसलमानियत का कॉन्सेप्ट भी, ये सब एक हैं। वो हमारे साथ इतने हैंड्स एंड ग्लव्स हुए कि वो कहते थे हम आगे जाके लड़ेंगे, आप पीछे रहें। ये मोटिवेशन की बलोच अवाम जो है पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो हमने सफाया कर दिया वहाँ पे मिलिटेंसी का, मरी एरिया में भी और बुगटी एरिया में। बात कर रहा हूँ 2004-05 साल की। ठीक। और अमन कायम हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंडिया ने ये देखा, इंडिया और बलोचिस्तान में बहुत सारे मुल्क जो हैं वो उनका इंटरेस्ट है वहाँ पे। बिल्कुल। हमने ग्वादर शुरू किया तो कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, उनका इंटरेस्ट है। और उसके बाद जब हमने सीपैक का ऐलान किया तो एकदम जो है वो शॉक वेव आ गई कि ये क्या हो गया, ये तो बलोचिस्तान डेवलप हो जाएगा, पाकिस्तान डेवलप हो जाएगा। सीपैक के बाद इंडिया जो आपका एक अष्टवाइल है, आपकी एनिमी है, उन्होंने अपना पूरा जो प्लान है उसको चेंज किया और फोकस कर दिया बलोचिस्तान के ऊपर, सिंध से शिफ्ट करके, बागों शिफ्ट करके। सीपैक जब हुआ तो बलोचिस्तान के ऊपर 14 किताबें इंडिया में लिखी गई। अच्छा। उन किताबों के 7 किताबों के दबाचे आपके पाकिस्तानी लोगों ने लिखे, जिनको उन्होंने हायर किया, जिसमें हुसैन हुकानी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी एक किया हुआ। और उसके बाद वहाँ पे एक फोकस्ड अप्रोच के साथ उन्होंने कहा यहाँ पे टर्बुलेंस करनी है, डिसइंटीग्रेट और डिस्टेबलाइज, ताकि ना सीपैक हो ना आगे। उसके बाद जब रिकोडेग आ गया ना, वो सोने पे उन्होंने कहा आपने, फिर उन्होंने मिलिटेंसी जो हमने कंट्रोल कर ली थी उन्होंने शिफ्ट की। पहले तो वो जो मिलिटेंसी का नारा क्या था, महरूमियत, एहसास महरूमियत। अभी आप देखें वहाँ पे एहसास महरूमियत फारग हो गई। 16 कैडेट कॉलेज है उधर पाकिस्तान के सूबे में। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चमन से लेके कराची तक रोड जो पाकिस्तान के पैसे काट के आपके वहाँ पे दिए, वो वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे जितने ट्यूबवेल हैं वहाँ को फ्री ऑफ कॉस्ट बलोचिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको सोलर लगा के दिया। मतलब बहुत बड़े वहाँ पे काम हो रहे हैं, सब कुछ, इनकी रिजर्व शीटें, इनको स्टाइपेंड, सब कुछ। एहसास महरूमियत इज नो मोर। जब ये आपके पास एक आइडियोलॉजिकल नारा खत्म हो जाता है तो फिर आपने कुछ थीम देना होता है। फिर उन्होंने पकड़ा नौजवान नस्ल को, इंडिया ने इनको एनरोल किया, सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज किया, जो मिलिटेंसी इनके हैंड ओवर की, जैसे बशीर ज़ेब आगे पीछे सारा, और इनको फंडिंग की। बलूचिस्तान में एक तो कारोबार नहीं है, लास्ट में कम है, तो इस फैक्टर को एक्सप्लॉइट किया उन्होंने करके। उन्होंने कहा जी पैसे लें, उनको घर बैठे पैसे मिलने शुरू किए, आप पाक फौज के खिलाफ काम करें, ये आपका सूबा, आपके पैसे, आपका मिनरल खा रहे हैं, आपके सारा कुछ खा रहे हैं। ये थीम नया दिया कि हमारा कार। तो वो मिलिटेंसी शिफ्ट हुई सरदार से कॉमन मैन के ऊपर, और कॉमन मैन को उन्होंने नारा दे दिया कि आपके रिसोर्सेज खा रहे हैं। तो वहाँ पे आई ये चेंज। अब आई तो पॉलिटिकल फैक्टर जो है बलूचिस्तान का, सरदार पहले सब कुछ करता था, लोगों से राब्ता चाहता, वो राब्ते टूटे। कॉमन मैन ने सरदार को डाइवोर्स किया, चीज़ें अपने हाथ में ली, और पॉलिटिकल फैक्टर बहुत पीछे रह गया। जब पॉलिटिकल फैक्टर पीछे रहा, मिलिटेंसी आ गया। अकेली फौज कभी नहीं लड़ सकती, टेरेन भी बड़ी डिफिकल्ट है। तो जब तक पॉलिटिकल फैक्टर और फौजी फैक्टर इकट्ठा नहीं होगा, आपको कामयाबियां नहीं मिलेंगी। बहुत जरूरी। तो इंडिया का पूरा फोकस यहाँ पे है। वहाँ अकेली फौज लड़ रही थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिविल गवर्नमेंट, फौज, सिविल सोसाइटी, मीडिया, आप सारे हम इकट्ठे होकर वहाँ पे लड़ रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे वहाँ पे बड़े अच्छे नतीजे आएंगे इंशाल्लाह। और आज 23 मार्च में पे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं। देखेंगे कि वो भी जो है वो टक्कर देने में, जैसे आपने बताया कि इंडिया की वहाँ हमेशा नज़र है, बहुत सारे ममालिक की नज़र है, तो हम नज़रों का जवाब देंगे और हम बताएंगे कि हम बलूचिस्तान हैं और पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम भी डेवलप हैं।
अब छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और गेस्ट हमारे साथ बहुत होंगे। शुक्रिया बरगेज साहब आपके Continue वक्त के रखेंगे। लिए। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच फॉर ज्वाइनिंग। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं ख़वातीन आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और दूसरी ख़वातीन को आई थिंक एक कहते हैं ना कि मोटिवेशन और बॉन्डिंग दे के ही आप अगली खातून के लिए एक स्टेटस बना सकते हैं, मुआशरे में एक मकाम दिलवाने का काम कर सकते हैं, और यही किरदार निभा रही हैं फ़ातिमा लोधी। फ़ातिमा लोधी वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड के लिए भी नामज़द हो चुकी हैं और मादर मिल्लत के अवार्ड के लिए भी उनकी नामज़दगी जा चुकी है। करती क्या है वो? एंटी कलरिज्म एक्टिविस्ट हैं, यानी कि रंग की बुनियाद पर जो तासब हम मुआशरे में देखते हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि जी अगर कोई गोरा चिट्टा होगा तो उसको ज़्यादा हमने देखा है प्रायोरिटाइज़ किया जाता है मुआशरे में। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक कैंपेन चला रही हैं कि इंसान को उसकी काबिलियत और उसकी शख्सियत की बुनियाद पर ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, न कि उसकी रंगत की बुनियाद पर। आइए जी आपको मिलवाते हैं इनसे और इनसे ही जानते हैं कि इस तासुब को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये भी देखना पसंद करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो अभी भी हम फेस कर रहे हैं। तो जी हमारे पास मौजूद हैं फ़ातिमा लोधी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फ़ातिमा फॉर कमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले मैंने ऐसा काम करते हुए पाकिस्तान में किसी को नहीं देखा। सो ये जो आपका ये एंटी कलरिज्म एक्टिविज़म है, ये कब से स्टार्ट हुआ और इसकी वैसे आपको ज़रूरत कब पेश आई और कैसे पेश आई? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये कैंपेन मैंने 2013 में स्टार्ट की थी। ठीक। उस टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, इतना अवेयरनेस नहीं थी, बट क्योंकि मैं ख़ुद फेस कर चुकी हूँ, आई वाज अ विक्टिम ऑफ कलरिज्म माई सेल्फ, तो ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। और आई थिंक जब आप किसी चीज़ से गुजरते हैं तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं, आपको फिर उसकी वैल्यू भी समझ आती है या आप किस तरह से उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो बचपन से व्हेन आई वाज इन स्कूल, तब से ही मेरे साथ चल रहा था। आई वाज बुलीड ऑन द बेसिस ऑफ माई स्किन टोन। तो उस टाइम ये होता था, मुझे याद है कि हमें बड़े बताते थे कि इग्नोर करें, इट्स ओके बेटा, जस्ट इग्नोर। जो बुलीज होते हैं हम उनको इग्नोर करते हैं। तो उस टाइम तो आई नेवर रियलाइज कि आई वाज डूइंग अ रॉन्ग थिंग बाय इग्नोरिंग द बुलीज, बिकॉज आई वाज इनडायरेक्टली एम्पावरिंग दैम। क्योंकि जब आप एक बुली को चुप नहीं कराते तो वो आगे जाके कल को किसी और को बुली करता है। सो इट्स साइकिल विच इज़ गोइंग ऑन। सो लेटर ऑन मैंने यूनिवर्सिटी में जाके रियलाइज़ किया कि आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। डिफरेंट फोरम्स पर जाती थी, जो यूथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो जब बात हो रही होती थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की या फिर इंटरफेथ हार्मनी की, तो मैंने कहा दे नेवर टॉक अबाउट कलर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि इट्स देयर, इट्स वेरी मच देयर। यू टर्न ऑन द टीवी, ऑल दे टॉक अबाउट इज फेयरनेस क्रीम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो फेयरनेस को एम्बेसडर बना दिया है ऑफ ब्यूटी। सो नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट द डार्क स्किन। जितने हमने चैनल्स देखे, जितने ड्रामास देखे, उसमें जो फेयर स्किन थे दे वर द हीरोज और द हीरोइंस, ठीक है, और जो कि डार्क स्किन थे उनको बहुत ही लो लेवल की आपको कोई ना कोई इस तरह की रोल्स एग्जैक्टली, या फिर दे शो इट कि वो कोई वर्किंग क्लास है, या फिर दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, या दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ। तो आपकी स्किन टोन को एसोसिएट कर दिया गया आपकी सक्सेस के साथ। सो दिस यूज्ड टू बॉदर मी अ लॉट बिकॉज नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। सो मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। जब इस तरह के फोरम्स पे गई, मैंने अपनी आवाज़ उठाई तो मुझे चुप करा दिया जाता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। और बहुत टॉप नॉच पीपल दे यूज्ड टू बी देयर, पैनल्स पे बैठे होते थे, एंड वो मुझे चुप कराते थे, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाट डू आई डू नाउ। सो फिर लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि I have to bring the change because
कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सो आई थिंक चेंज बिगिंस विद इन। सो पहले अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जो कि ख़त्म हो चुका था स्कूल लाइफ में, बिकॉज फ्रेंड्स यूज्ड टू मॉक एट मी बिकॉज ऑफ माई स्किन टोन। सो बहुत हिम्मत जोड़ के माशाल्लाह से आई हैड द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, विच इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट आई वुड से, कि आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं इन योर लाइफ इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स सपोर्ट, योर सिबलिंग सपोर्ट। तो फिर मैंने ये कैंपेन का आगाज़ किया और मैंने स्टार्ट किया फेसबुक से, द चीपेस्ट वे टू स्टार्ट समथिंग, यू नो। सो बस वहाँ से मैंने इसका आगाज़। टारगेट ऑडियंस भी सबसे ज़्यादा ग्रैब करने के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक पे ही मिल सकती है। या दैट्स गुड। ओके फातिमा, मुझे ये बताइए कि रिसेंटली नॉमिनेशन हुई हैं आप वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड अवार्ड के लिए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में वुमेन विंग की जानिब से आपको वुमेन डिग्निटी में मोहतरमा फातिमा जना मातरे मिल्लत अवार्ड के लिए जो है वो नामजद किया गया। सो बताइएगा इन दोनों अवार्ड्स के हवाले से। अच्छा, पिछले साल 2025 में भी आई एक्चुअली वन द अवार्ड जो कि वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड था, बट इट वाज ऑन द एशियन लेवल, एंड जिसको मैंने विन किया वो ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट अवार्ड था। सो इस दफ़ा जो है वो मेरा जो नॉमिनेशन है, इट इज़ फॉर द समथिंग दैट समबडी इज़ डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, so उसके लिए मेरी नॉमिनेशन है, एंड दे सिलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग, कि आपका कितना इम्पैक्ट आपके उस काम का है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स यू हैव ऑन इंस्टाग्राम, बट इट्स द इम्पैक्ट दैट योर वर्क हैज़ क्रिएटेड। सो वो हर चीज़ को ऑब्वियसली देखते हैं, आप किस तरह से नॉमिनेशंस नहीं जाती अनलेस दे हैव अ एंटायर टीम जो कि पूरा फॉलो करती है, रिसर्च करती है, मॉनिटर करती है। तो दूसरा ये पाकिस्तान में जो मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना वाला अवार्ड है, सो आई विल बी रिसीविंग इट ऑन द 28th of March इंशाल्लाह। सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से, बट वही है कि इसके लिए बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ा, क्योंकि सो लेट्स टॉक अबाउट योर वर्क। आपकी काम से क्या इम्पैक्ट अभी तक जनरेट हुआ है? Nachim, I'll be very honest, पहले मुझे ऐसा फील होता था कि I can't count it on fingers कि क्या impact है, because I think it's a generation long effort needs to be put in to change this entire thing, because it's about changing the mindset of the people. सिर्फ मेरा और आपका नहीं, हमारी दादी दादा, हमारी नानी, सबके mindsets change करने की ज़रूरत है, because it's coming from the colonization. वो germs अभी भी हमारी society में हैं। So impact ये हुआ है कि now you can see dark skin models on board. कितने brands हैं, पहले कोई भी नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता इवन जो डार्क स्किन मॉडल्स हैं उन्होंने बात करना शुरू किया है, जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने बात करना शुरू किया है कि इफ़ वी वर फेयर स्किन तो हमें लीड रोल मिलता। पहले nobody was talking about it, nobody was vocal. And I guess it's an international brand, हम उसकी endorsement तो नहीं करते, but they changed their name. Yeah, Fair and Lovely ने जो Glow and Lovely किया है, वो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। That's impressive, that's impressive. अब पहली बार change हुआ है, हालांकि Yeah, exactly. Yeah, it's worldwide because we had an entire force behind it. There were many other people as well, but of course I think वो जो कहते हैं ना कि कचरा कचरा समंदर, तो सबकी कोई ना कोई effort थी कि बस वो एक सर अभी इनफैक्ट मैंने देखा है, उस दिन आमना शेख को भी मैं यही बात करते हुए सुन रही थी कि पहले इस बारे में कोई बात ही नहीं करता था, और लोग मुझे कहते थे कि नहीं आप काम ही इंडस्ट्री में नहीं कर सकते क्योंकि आपकी रंगत जो है वो इतनी फेयर नहीं है। सो आई थिंक अब नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट स्टार्ट में जब आपने ये इस पे काम स्टार्ट किया तो कितना बुली आपको, आपने जब ये इवन टॉपिक भी रेज किया तो उस वक्त कितना बुली कर लोगों ने आपको किया कि ये क्या काम कर रही हैं, क्योंकि ऐसा भी हमें स्टार्ट में बहुत सुनने को मिलता है, और स्पेशली आपका जो काम है इट इज़ वेरी डिफरेंट। सो कितना लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया कि आप ये ना करें, और स्पेशली आपने कहा हाँ Actually, I was going against the tide. जहाँ सब गोरे होने की बात कर रहे थे, मैं बात कर रही थी कि you should accept yourself the way you are. Yeah, you should accept your skin. Exactly. मैं हमेशा ये बात करती हूँ, आप एक रूम में एंटर हो, हर चीज़ आपको वाइट मिलती है, तो उसमें क्या खूबसूरती होगी। Carpet, curtains, the floor, sofa, everything, सब एक शेप का हो जाए और सब एक कलर का हो जाए, तो there is not going to be any beauty in that. So I think Pakistan is all about diversity, and माशाल्लाह इतनी diversity है from Karachi to Kashmir, all sorts of skin tones. तो जब मैंने start किया ये campaign, coming back to your question, बहुत ज़्यादा मुझे opposition face करनी पड़ी,
you know, my own friends, they used to say कि we're embarrassed that you're our friend because तुम इतने आराम से Seriously? yes तुम इतने आराम से national television पे बैठ के अपनी story of discrimination बताती हो and you don't feel bad about yourself that you do that, so we feel embarrassed, and that was the last day I spoke to them, to be very honest. So anyways, I think we need a lot of people, a lot of support when we're doing something. और जब वो आपको नहीं मिलता तो बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मोटिवेटेड इनफ कि मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू इट. सो वो दिन और आज का दिन है. लोगों ने बहुत दफ़ा कहा कि शायद सिंपैथी गेन करने के लिए जी शी इज़ डूइंग दैट कि बेचारी एंड ऑल दीज थिंग्स, बट इट वाज नेवर दैट. इट वाज समथिंग दैट आई हैव बीन थ्रू एंड आई डोंट वांट द अदर गर्ल्स और बॉयज़ टू गो थ्रू इट. और अब क्या सिचुएशन है, आप किस तरीके से देखती हैं इस सारी सिचुएशन को? आपके साथ लोग किस तरीके से करते हैं, पेश आते हैं by knowing that कि आप इसी फैक्टर के लिए काम कर रही हैं? Darkest Divine की आप बात करें कैंपेन का. नो, नाउ दे हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग मी बिकॉज जब वो देख रहे हैं कि जी इतना ज़्यादा इसको हाइप मिल गई है एंड यू नो शी इज़ ऑलमोस्ट. और अब तो ये मेरा ख्याल है इंस्टाग्राम पर ये तो कूल बनने का तरीका भी है. कोई सोशल इशू के साथ जो है आपने अपने आप को मोटिवेट लाजमी करना होता है, अटैच लाजमी करना होता है. बिकॉज जब स्टार्टिंग में यू नो वी हैड दिस इशू ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर, तो सबको लगा कि यू नो वी नीड टू टॉक अबाउट इट, यू नो जस्ट टू गेट अटेंशन. तो उस टाइम तो सारे ही दे वर यू नो पार्ट ऑफ this campaign. But again वही है, people they look for the advantages. बहुत से ऐसे you know volunteers हैं, they want to work for the campaign but they look for incentives. So I tell them कि when it's all about social work, you don't look for incentives, you know. अगर आपने कोई चीज़ को you know you want to bring a change in your society, so then you don't look for you know incentives, you have to do it. So anyways people are joining the ये campaign. मैं एक चीज़ जो भी मेरे जहन में आई है ना, ये वुमेन अवार्ड्स है, वुमेन विंग की तरफ से है, वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड है, राइट? बिकॉज यू आर अ वुमेन, आई गेट इट. बट माई क्वेश्चन इज़ के मेल हजरात की भी जिनकी रंगत के बारे में उनको बुली किया जाता है, आपकी कैंपेन में क्या उनके बारे में भी है आवाज़ उठाना, या फिर आप सिर्फ ख़वातीन के लेके आवाज़ उठा रही हैं? ये बिफोर शी आंसर्स, व्हाट आई बिलीव के हमारे माशरे में मर्दों के यहाँ फिर भी एक्सेप्टेंस है. हाँ, एक्सेप्टेंस तो है. और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है. इनफैक्ट जब रिश्ते की भी बात आती है तो आपने कुछ परफेक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली कलर. उसमें आपने इतना स्लिम होना है, इस तरीके से आपके ख़ास नैन नक्श होने चाहिए, आपके होंठ ऐसे होने चाहिए. ये जो हमने बना दिए हैं, चीज़ें फ़िक्स कर दी गई हैं. अब मैं उस दिन देख रहा था कि प्रिंसेस ऑफ पर्शिया आई गेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत खातून थी, उनकी जो पिक्चर सामने आई, रिवील हुई, सो वो इट टर्न्स आउट कि आज के दौर में ठीक है उनको शायद कोई भी जो है उस तरीके से अप्रेज ना करता. सो इट्स अबाउट कि वो जो नॉर्म्स और हमने सोसाइटी में सेट कर दिए गए हैं मर्दों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी. प्लीज़ आंसर कीजिए. अच्छा, it's for both. It's not just limited to the girls or the you know the women. It's for everyone, because when I say darkest divine, actually it is in response to colorism. ठीक है, just wanted to change the connotation of word dark. कि जो dark को आप समझते हैं gloomy है, ugly है, so I wanted to you know attach a positive definition to it. So alhamdulillah so far successful कि अब लड़कियाँ आती हैं, they feel comfortable to talk about the issues, you know, या mothers हैं वो अपनी बेटियों के लिए बात करती हैं. और जहाँ तक आपने बात की कि marriage proposals and everything, so there is this marriage bureau in Pakistan. वहाँ पे thousands of applications are in pending. Okay. Although the girl is a doctor, she's an engineer, she's a PhD doctor and mathematician and what not. Just because she's short-heighted, she's fat. Not fat in a sense कि वो जो आपकी unrealistic standards of beauty है ना, उसके accordingly. She's dark skin, she has a nose that is not you know according to the beauty standards. So वो reject हो जाती हैं. It's now they don't even look at the education, you know, कि she's educated enough. I mean I don't know what they're going to do with the features and the skin tone. वो कहते हैं जो है ना अगली नस्ल साथ चलते हुए खूबसूरत होनी चाहिए, भले ही बदजुबान हो, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे बोलना नहीं चाहिए. या
बट दैट्स कि हमारी सोसाइटी जो दिखता है वो बिकता है पे ज़्यादा बिलीव करती है। तो अगर वो खूबसूरत नज़र आने वाला इंसान उनको दिख जाए, तो हालांकि हमारे आखिरी खुतबे में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जी आपने किसी काले को गोरे पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, ना ही लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को नहीं लेके देखा जाता। हमारी जैसे हमारे यहाँ अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, अगर वो उर्दू बोल रहा है तो वो शायद ठीक है हमारी तरह का मिडल है। सो ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है जो हमने खुद सेट किया है। तो मुझे ये हाँ चले आप पूछें। फातिमा मुझे ये बताइएगा कि डार्क इज़ डिवाइन में इस वक्त प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, आप अवेयरनेस किस तरीके से क्रिएट कर रही हैं और उसमें किस किस सेक्टर को जाके आप टारगेट कर रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इंटरटेनमेंट ड्रामा इंडस्ट्री, उसको सेट करने की जो है वो ज़रूरत है और उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्कूल लेवल, बिकॉज आई थिंक जो मॉन्टेसरी या जो इस तरह की है ना, उस टाइम पे वी आर सपोज टू टीच द किड्स दैट इट्स ओके टू बी डिफरेंट। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, बिकॉज बुलिंग इसी छोटी लेवल से स्टार्ट हो जाती है। जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि मेक अ पिक्चर या ड्रॉ योर सेल्फ, और जब वो बच्चा डार्क क्रेयॉन उठाता है तो टीचर कहती है नो यू आर सपोज टू यूज़ द स्किन कलर क्रेयॉन एंड दैट इज़ द पीच वन। सो मेरे साथ एग्जैक्टली यही चीज़ होती थी, एंड आई यूज टू थिंक कि भाई दैट पीच डज नॉट मैच विद माई स्किन टोन, सो वाई शी नॉट लेटिंग मी यूज़ दैट। अब बहुत अवेयरनेस आ गई है कि आपको स्किन कलर के, जो पहले हम जाते थे मार्केट में सॉक्स मांगने या कुछ करने को, हमेशा आपको फेयर कलर निकाल के देते थे। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आया, अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हुई है। एंड दूसरा ये कि हम डिफरेंट स्कूल्स को टैप करते हैं, हम कम्युनिटीज़ में जाके ग्रास रूट्स में औरतों से बात करते हैं, नॉट ओनली इन द डेवलपमेंट सिटीज़ बट इन दी विलेजेस, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत सख्त ज़रूरत है। आई हैव सीन वुमेन सिटिंग आउट ऑन अ चारपाई धूप में ब्लीच लगा के अपने फेस पे, उनको अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज़ शी डूइंग टू हर स्किन, मतलब एक तो ब्लीच आपने लगाया हुआ है and then you're sitting out in the sun, you don't know what you're doing to your skin. So I think awareness to हर level पे लानी है, and it's not that easy, Najm, because I have to be everywhere to bring a change, talking to you, talking to the other person out there. So it's like so many people I need to, get in touch with, because not everybody is there on social media. So how many people do you have in your team जो कि आपको support करती हैं आपके काम को, और आपके साथ campaigns पे इस तरह, जैसे आपने कहा villages में भी जाते हैं, schools में भी जाते हैं, तो कैंपेन को लेकर आपके साथ कितनी टीम है जो इस पूरे उसको देखती है? If you ask me honestly, I'm the only one, but I do have volunteers across 28 countries, mashallah, because every year we do this international week of redefining beauty. तो वो हमारा जो है वो स्टार्ट होता है 29th of June till 3rd of July. So वो entire week we do different activities. हम लोगों के पास जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि हम उनसे मैसेजेस लेते हैं on redefining beauty, कि what are their concepts of beauty, what according to them is someone who is beautiful. फिर we try to change their mindsets, और मैं यहाँ से बैठ के Zoom के through I address them. Very nice. Different schools में, in the neighboring countries, everywhere. Well, Fatma, absolutely आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. Thank you. Many good luck to you, और मेरी दुआ है कि आप जिस मिशन के ऊपर निकली हुई हैं अल्लाह इसको आपको पूरा मज़ीद करे. हौसला दे, हिम्मत दे, काम को आगे बढ़ाए. बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, and many congratulations for your awards. Thank you so much. ख़वातीन so much हज़रात, for ब्रेक की coming. तरफ हम लोग बढ़ते हैं. हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात. इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया कि कैसे हमारी मिलिट्री अपने महाज पर पाकिस्तान के लिए कोशिशें कर रही है, काम कर रही है, दूसरी जानिब पे ख़वातीन अपना किरदार अदा कर रही हैं. और अब हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर काम कर रही है
और पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट आ भी रही है और यहाँ पर वो मामला जो अरसे दराज से रुके हुए थे उन पर काम हो रहा है। आज एक आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से न सिर्फ वाबस्तगी रखते हैं बल्कि इसके अलावा IVD इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, और IVD इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में क्या कर रही है उसके हवाले से हम लोग जानेंगे, क्योंकि इनका बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से भी, बैनुल-अक़वामी तिजारत और मुआशी तज्ज़िये के हवाले से भी बड़ा अहम किरदार है। मेड इन पाकिस्तान के नारे को और इस विजन को आगे ये बढ़ा रहे हैं IVD इंडस्ट्री। और IVD इंडस्ट्री मींस के जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है हमारी हेल्थ केयर में, उसके हवाले से क्या काम हो रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपको इट्स योम पाकिस्तान 23 मार्च स्पेशल शो, सो योम पाकिस्तान की भी मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच आपको। सर, सबसे पहले तो हमें ज़रा समझाइएगा ये इन विट्रो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है इसके हवाले से कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का इस वक्त क्या किरदार है। देखें जी, ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कोई भी मेडिसन, आपको पता ही है मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बिफोर मेडिसिन यू नीड डायग्नोसिस। तो जो डायग्नोसिस की इम्पॉर्टेंस है जिसको हम उर्दू में तशख़ीस कहते हैं, ड्यूरिंग कोविड भी आपने देखा कि जो पूरी दुनिया से कोविड का खात्मा हुआ वो बेसिकली PCR यानी डायग्नोसिस से ही हुआ। तो डायग्नोसिस की जो इम्पॉर्टेंस है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में अर्ली डायग्नोसिस यानी टाइमली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान में इसको कहते हैं इन विट्रो डायग्नोस्टिक, जिसके अंदर जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं या ब्लड बैंकिंग है, जितना भी हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम है, और आज के दौर में इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई भी मेडिकेशन जो है वो डायग्नोसिस के बगैर हो नहीं सकती। अगर पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और उसकी वजह यही है कि जब डायग्नोसिस नहीं होगी और हम उसको पेशेंट्स को एंटीबायोटिक विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस देंगे तो वो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो डायग्नोसिस पाकिस्तान में इस वक्त एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि हम वी आर अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन पॉपुलेशन। तो 240 मिलियन लोगों के लिए पाकिस्तान में डायग्नोसिस की फैसिलिटी इससे पहले बहुत अच्छी नहीं थी, जो अब अवेयरनेस आने के बाद बहुत अच्छी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि स्टेज पे खड़े हैं हम, अभी अवेयरनेस तो बेशक आई है, लेकिन फिर भी क्या लोग उस तरह अप्रोच कर रहे हैं डायग्नोस कराने के लिए? क्योंकि अभी हमने देखा है कि कैंसर का रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट? तो अगर अर्ली डायग्नोसिस की तरफ लोग जा रहे हैं तो फिर तो इसकी बहुत पहले अगर पता चल जाए तो उसी लिहाज से उसका इलाज भी हो सकता है। तो कहाँ किस स्टेज पे खड़े हैं हम? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और ख़ासतौर पे कैंसर को अगर स्टेज 1 पे ही कैच हो जाए, उसका पता चल जाए, तो उसके सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अब उसकी अवेयरनेस आ चुकी है। पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रीज़ का बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है, बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी। और अब तो डायग्नोसिस के बगैर ट्रीटमेंट का ऑप्शन आप समझिएगा ना होने के बराबर है। लेकिन उसमें चैलेंज जो आ रहा है इस वक्त वो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी का आ रहा है। आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, जो हेल्थ स्ट्रक्चर या नेटवर्क अवेलेबल है, वो मेजर सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर निकलें तो आपका एक डिफरेंट कल्चर नज़र आता है। तो हमें इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें अगर प्राइमरी हेल्थ के ऊपर जाएंगे तो एक तो हमारा टर्शरी केयर के ऊपर बर्डन कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग आएंगे तो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। दूसरा, जो हमारा अभी भी 60-70% पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज़ के अंदर है, वहाँ पे हेल्थ नेटवर्क ना होने के बराबर है। हालांकि हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे अब ज़रूरत है ज़्यादा फोकस करने की। और उसके लिए क्योंकि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जिससे हम कहते हैं जी ऑनलाइन मेडिकेशन, अब ऑनलाइन डायग्नोसिस भी आ गया, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस। चैलेंज इसके अंदर जब आता है अफोर्डेबिलिटी का, तो हम इस वक्त 98% जो है अपनी नीड को इंपोर्ट कर रहे हैं। इस आप यूँ कह सकते हैं कि आप 100% इंपोर्ट ड्रिवन है। तो 240 मिलियन लोगों के लिए जब आप 100% इंपोर्ट पे जाएंगे तो आप उसकी अफोर्डेबिलिटी बिग चैलेंज। डेफिनेटली। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी इंडस्ट्री है, IVD इंडस्ट्री, और आप ये फोकस रखते हैं मेड इन पाकिस्तान के हवाले से, सो पाकिस्तान में इस वक्त आप लोग क्या तजर्बा कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग बना रहे हैं? देखिए जी, ड्यूरिंग कोविड सबसे पहले ये रियलाइजेशन हुई कि जब एक पूरी दुनिया, आपको पता है, लॉकडाउन में जा चुकी थी और कोई भी एयरलाइंस ट्रैवलिंग रुक चुकी थी,
तो उस वक्त हमें बहुत सारे अदारों में, जिसमें डेस्टो है, NIH है, आर्मी के कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि हम 2000 से पाकिस्तान में एक लीडिंग कंपनी के तौर पे सप्लाई कर रहे थे एज ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने कहा जी आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग में स्टेप इन करें। तो वी डिसाइडेड, और हमने उस वक्त शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंस कोविड टाइम आज हम पाकिस्तान में वी आर वर्किंग एज ए पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री। हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट भी शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस C, मलेरिया, डेंगू, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, फिर इनके जो PCR टेस्टिंग, फिर पाकिस्तान में हमने पहला ग्लूकोमीटर, पाकिस्तान में अब देखें कि 34 मिलियन पॉपुलेशन जो हमारी वो डायबिटिक है, और आप ये देखें कि हम $50 मिलियन के ग्लूकोमीटर और सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए इंपोर्ट करते हैं। तो हमने पाकिस्तान में पहला ग्लूकोमीटर लॉन्च भी कर दिया हुआ 1 साल से, उसकी CE मार्किंग भी अचीव कर ली, और उस वक्त अवेलेबल है, और बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर में यूज़ भी हो रहा है। फिर हम अपनी आप खाम माल इंपोर्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जी, हम बहुत सारी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, बेसिक मटेरियल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं चाइना में एक टूर पे भी गया, वहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एग्रीमेंट साइन की, और हम वो टेक्नोलॉजी हेपेटाइटिस C की लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अचीव कर चुके हैं। अच्छा। और इस वक्त हम बहुत सारी जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं, हेपेटाइटिस C की टेस्टिंग है, फिर आगे हम उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को सामने देखें। इकोनॉमिक एक्सपर्ट एज वेल, मुझे ये समझाइएगा कि इससे इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा और कितना फ़र्क पड़ेगा जब पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी? देखिए जी, कोई भी कंट्री इंपोर्ट करके, तजारती खसारे का जिक्र करते हैं, हाँ, कोई, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ कि कोई भी कंट्री इंपोर्ट करके इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर सकती। और पाकिस्तान जो 240 मिलियन लोग हैं, और जहाँ पे ऑलरेडी वी आर पासिंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें सबसे बड़ा क्राइसिस हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और हेल्थ केयर सेक्टर तो कोई देखना, कोई भी नेशन हेल्दी नेशन नहीं होगी तो स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं हो सकती। अब हेल्थ सिक्योरिटी इज़ लीडिंग टुवर्ड द नेशनल सिक्योरिटी, डेफिनेटली, ठीक है। अब इस वक्त आप देखें कि हम तकरीबन $2 बिलियन की इंपोर्ट्स कर रहे हैं अपने हेल्थ मटीरियल, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, IVDs हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी या डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकें? तो जो हमारा इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है कोविड के बाद, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, दोबारा इस वक्त सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। अब इस डिस्टर्ब सप्लाई चेन के साथ जब फ्लाइट्स नहीं होंगी या डिस्टर्बेंस आएगी, जो हम फोर्स ही कर रहे हैं। इनफैक्ट आज दिन तक ईरान खुद सर्वाइव भी इसी वजह से कर रहा था कि ईरान खुद कफील है। एब्सोल्युटली, दिस इज़ द चीज़। मैं बड़ी दफ़ा विजिट भी किया है ईरान। इस वक्त देखें, अभी जो 50 साल से सैंक्शंस के बावजूद वो एक हेल्दी नेशन के तौर पे ना सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, बट दे आर थ्राइविंग, ठीक है, दे आर ड्राइविंग। तो उसकी वजह यही है, हमारे जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ है, बांग्लादेश में आप समझे कि वो हमसे बेहतर है अपने लोकल सॉल्यूशंस के अंदर। और इसी तरीके से मेक इंडिया या मेड इन चाइना, चाइना ने कैसे प्रोग्रेस की, उन्होंने तो बैन कर दिया जी, इंपोर्ट हो ही नहीं सकता जब तक आप लोकल नहीं बनाएंगे। और पाकिस्तान में आज के दिन में जो मेन चैलेंज है, जो हमने सबसे पहले हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, उड़ान की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जाना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आई थिंक द फर्स्ट स्टेप है, जो अपनी इकानमी को ना सिर्फ ड्राइव करेगा, बल्कि अल्टीमेटली पहले अपनी लोकल नीड पूरी करेंगे, फिर आप एक्सपोर्ट्स मार्केट में जाएंगे। और उसके लिए हमें जो लोकल रेगुलेशंस हैं, लोकल जो कंप्लाइंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेड इन पाकिस्तान को पब्लिक सेक्टर्स में प्रमोट करने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें लोकल इंडस्ट्री न सिर्फ इम्प्रूव करे बल्कि वो आगे बढ़े। आप देखें, इंडोनेशिया में उनकी एक नेशनल कैटलॉग है। उस नेशनल कैटलॉग में अगर कोई प्रोडक्ट्स लोकल बन रही होती हैं तो वो इंपोर्ट नहीं हो सकती, पब्लिक सेक्टर ने वही यूज़ करनी है। सऊदी अरब का 2030 का विजन क्या है कि आप हर चीज़ लोकल बनाएं, मेड इन सऊदी अरेबिया, ताकि लोकल लोगों के लिए लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। और इसके अलावा जब लोकल, ख़ास तौर पे हेल्थ केयर के अंदर हमें लोकल सोल्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा डिफरेंट DNA होता है। अब हम जो प्रोडक्ट अमेरिका में बन रही है, यूरोप में बन रही है, दैट इज़ नॉट फॉर अस। अब तो कंसेप्ट आ रहा है कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का। अब जो पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन है वो तभी होगी कि जब आपका लोकल जेनेटिक बैकअप DNA बेस के ऊपर ही आपके, नॉट ओनली इन मेडिसिन्स बल्कि इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, लेकिन सर इसमें एक और चीज़ भी है ना, वो लोग अपनी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ को देख के हम इम्पोर्टेड चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और जो मेड इन पाकिस्तान होती हैं, जैसे कि छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी, लोग बहुत चिप्स खाते हैं, ठीक है, मुझे एक चिप्स पसंद है विच इज़ बेक्ड, ठीक है, हालांकि अदरवाइज़ मैं चिप्स नहीं खाती, और वो मेड इन पाकिस्तान है, और मैं सबको बोल बोल थक गई हूँ कि वो सबसे बेहतरीन चिप्स है, लेकिन फिर भी चूंकि वो पाकिस्तान में शायद मेड, हालांकि वो है बहुत, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट आई डोंट नो व्हाई। तो आपको नहीं लगता कि हमारे अपने लोग भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, शायद उसकी इकोनॉमी में हम इस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जिस तरह बाकी के नेशंस अपनी इकोनॉमी?
आप सही कहा, ये माइंडसेट गेम है और इसके अलावा हमें जो एक कल्चर डेवलप करना है। देखें अभी तक जो हम एक कल्चर में जा रहे हैं ना, वो अडाप्टेबिलिटी हमारी ये है कि जो चीज़ इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, उसको अडाप्ट कर रहे हैं। अभी हमें एक अपनी नेशन को, अपने यंग जनरेशन को, आज और कल की जो यंग है उनको बनाना है बिल्डर्स। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू चैप्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि आपके चारों तरफ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हमारे यंग जनरेशन के लिए। हमें जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो एंटरप्रेन्योर बने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, जो साइंटिस्ट बने, जो क्रिएटिव हों, जो आगे आके रिसर्चर्स हों। अगर हम अपना रिसर्च बेस्ड, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च और साइंस के ऊपर, तो जो लोकल चीज़ें बनेगी उनकी कमर्शलाइजेशन, हम जैसी इंडस्ट्री के लोग, बहुत सारे और जो बाहर में पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, वो आना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। SAFC इसमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ भी रही है। लेकिन इसमें थोड़ी सी और मेरे ख्याल में पुश की ज़रूरत है, और सिचुएशन और आई थिंक इन्वायरमेंट बिल्कुल मौजूद है इस वक्त। पाकिस्तान जिस तरीके से देखें ना, डिफेंस में हम सेल्फ रिलायंट हैं और हम कह सकते हैं कि वी आर अ बिग नेशन, वी आर अ पावरफुल नेशन। लेकिन अब हमें इकोनॉमिकली अपने आप को प्रूव करना है, और वो सेल्फ रिलायंस अचीव होनी है डेफिनेटली जब हम लोकलाइजेशन के कंसेप्ट को बेस लाइन के ऊपर इस्टेब्लिश करें, अपना कल्चर बनाएं, अपना माइंड सेट चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। जब आप देखें अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट जो है तभी होगा जब आप थ्रू लोकलाइजेशन इस प्रोडक्ट को लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे, और एक्सपोर्ट मार्केट खुद ब खुद आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक गेटवे है टू मिडल ईस्ट है, टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, सराउंडिंग में है, और हमारी लोकल लेबर कास्ट बहुत कम है। और आपने एक जो बात की उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रोडक्ट्स जो आप लोग ने बनाई हैं, ग्लूकोमीटर जिस तरीके से है या IVDs की डिफरेंट चीज़ें, वो मार्केट कंपेटिटिवली प्राइस वाइज यहाँ पर लोकल इंपोर्ट होने की वजह से सस्ती हैं, या फिर जो है वो बिल्कुल कंपेटिटिव लेवल पर ही हैं? नहीं, हमारी 30 to 40% प्राइसेस कम है, ठीक है, और इसीलिए हम पेनिट्रेट भी कर रहे हैं मार्केट में, और हम डेफिनेटली मेरे ख्याल में और भी लोग अब इसमें आ रहे हैं, देखिए क्योंकि एक बड़ी मार्केट है और एक बड़ी पॉपुलेशन है, और अब हमारे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में तो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे भी कम है रिलेटिवली, लेकिन हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, और हम गेटवे पे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर लोकल पॉपुलेशन भी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो 240 मिलियन के लोग हैं, हमारे नेबर कंट्रीज़ में देखें तो आप समझें इतनी ही पॉपुलेशन हमारे सराउंडिंग कंट्रीज़ में मौजूद है जहाँ जिनको हम सर्व कर सकते हैं। ज़फर साहब, हर्डल्स जो आपने फेस किए इस पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, उसके हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। देखिए जी, हर्डल्स आपकी बात जिस तरीके से आपने कहा कि एक इनर्शिया जो आता है ना आपको, वो आता है माइंड सेट से कि मुझे इंपोर्टेड प्रोडक्ट लेनी है, और उसके लिए जो हमारे जो यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या लेबॉर्ट्री प्रैक्टिशनर्स हैं या जो हमारे परचेज़ के लोग हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन बनाई होती है जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से चल रही है। अब वो कहते हैं जी अगर हम एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन टेंडर में डाल देते हैं इंपोर्टेड, तो वो तो टेंडर में पहला नॉकडाउन हो गया जी, लोकल तो आ ही नहीं सकता। हाँ, इसी तरह बिल्कुल सही बात है। तो ये है। दूसरा जो पॉलिसीज़ हैं, देखें मैं जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी बांग्लादेश की, इंडोनेशिया की, इंडिया की, चाइना की, सऊदी अरब की, अब वहाँ पे जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पब्लिक प्रोक्योरमेंट में वो अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जी कि अब एक प्रोडक्ट लोकल अवेलेबल है तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1, और अगर वो 30% 20% महंगी भी है, क्योंकि शुरू में आपका लोकल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा होता है, जब थोड़े स्केल पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपकी कास्ट ज़्यादा होती है, तो आप उसको जब तक अडॉप्टेबिलिटी में नहीं जाएंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री तो ग्रो नहीं करेगी। अच्छा, आपको लगता है वैसे हमारी इंडस्ट्री मेडिसिन को लेकर इतनी ग्रो कर जाएगी कि हमारी मेडिसिन जो है हम बाहर भेजेंगे और लोगों को एक्चुअल में भरोसा होगा हमारी मेडिसिन पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखें तकरीबन 700 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स हो रही है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सपोर्ट्स अवार्ड भी ले रही हैं। अच्छा। हमारी नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, इसी तरीके से यूरोप में एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। और हमारी जो अपनी प्रोडक्ट है अभी हमें एट वेरी इन्फेंसी स्टेज, लेकिन हमारी प्रोडक्ट UAE में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और हमारी एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है। इसमें देखें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी वही होगी जो इंटरनेशनल है, क्योंकि उनके जो एक्रीडेशन, जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जब आप बात करें तो सर्टिफिकेट की बात ना करें, ओरिजिन की बात ना करें, बल्कि स्पेसिफिकेशन की बात करें। तो जब आप स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो पाकिस्तान में बनी हुई प्रोडक्ट हो या USA या यूरोप की हो, जब सेम स्पेक्स और सेम स्टैंडर्ड्स के ऊपर है तो यू शुड अडॉप्ट। वेरी नाइस। अच्छा सर, बहुत सारे अब बच्चे जो है वो बायोटेक के हवाले से बात करते हैं, हेल्थ केयर के शोबे में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जाना चाहते हैं, वो क्या जो है वो रास्ता अपनाएं? पाकिस्तान में तो पहले ऐसी कंपनीज नहीं थी, लेकिन अब चूंकि आपकी कंपनी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज अब काम करना शुरू हो गई हैं, और उससे भी बढ़ के उन बच्चों को ये मोटिवेट करना कितना ज़रूरी है कि आप लोग खुद जो है वो इस इंडस्ट्री की तरफ आके एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो काम स्टार्ट करें।
देखिए जी, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती जब तक वो एकेडेमिया और उनके दरमियान Industrial कमर्शियलाइजेशन linkages ना के दरमियान ब्रिज ना हो। तो वो इस वक्त जो है ना, ब्रिजिंग हमारा वीक है। और बहुत उसकी weak है सर। और उसकी वजह ये है कि जो हमारी एकेडेमिया भी है, वहाँ पे जो रिसर्च ओरिएंटेशन जो है वो कम है। हमने एकेडमिया को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच कर दिया है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, लेकिन उसके बावजूद जो आपने इंडस्ट्री का जिक्र किया, वो बहुत ज़्यादा लैकनेस हमें इस हेल्थ केयर के शोबे में भी नज़र आती है। देखिए, जर्मनी हो जाए या कोई भी जो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे जाकर देखें तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं। वो जो इंक्यूबेटर सेंटर्स होते हैं, वो जो प्रोडक्ट वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करने के बाद उनकी एक लैब स्केलिंग के ऊपर वहाँ पे उनकी वैलिडेशन होती है, और उसके बाद वो इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिल के उसकी कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो इंडस्ट्री की तरफ कमर्शलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स को एज ए पेटेंट सेल भी करते हैं, और जिसकी वजह से उनके लिए पीछे R&D के लिए एक कंटिन्यूटी आती है फंड्स की। और इस वक्त अगर गवर्नमेंट सिर्फ फंडिंग करती रहे और इंडस्ट्री फंडिंग ना करे तो वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो सकती। तो हमें इस वक्त दोनों हैंड से इन एकेडमिया को स्ट्रॉन्ग करना है, रिसर्च ओरिएंटेशन बनाना है, वहाँ पे इंक्यूबेटर्स चाहिए, रिसर्च इंक्यूबेटर, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए इंडस्ट्री को उनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किए हैं और करते जा रहे हैं, ताकि हम उन लोगों को प्रमोट करें जो कोई प्रोडक्ट लेके आना चाह रहे हैं मार्केट में। हम उनको कोशिश करें कि उनको फोकस करें, उनको कम से कम सपोर्ट करें, उनकी कमर्शियल स्केलिंग पे लेके आएं। और जब ये कल्चर डेवलप हो जाएगा तो फिर आप देखें दुनिया में कहीं भी तरक्की जो हुई है वो होती तो साइंस और रिसर्च ही है ना। बेसिक तो साइंस और रिसर्च है, जिसकी वजह से इनोवेशन आएगी, फिर इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करेगी और उनको पब्लिकली अवेलेबल करेगी। ठीक। अच्छा, वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने देखा है पाकिस्तान में शुगर का उसका रेशियो बहुत बढ़ गया है, कैंसर का, शुगर का रेशियो बहुत बढ़ गया है, राइट? सो आपको क्या लगता है कि किस वाले शोबे से, या कह सकते हैं कि किस मर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके हवाले से या तो उस तरह आगाही इतनी नहीं है, या हमारे पास इतनी मेडिकेशन नहीं है कि हम सबको कैटर कर सकें? लेकिन जब जो बात हो रही है दुनिया में, मिडिल ईस्ट में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो लॉन्गेविटी की बात हो रही है, और वो थ्रू होती है अवेयरनेस, और वो होती है हेल्थ कॉन्शियसनेस। और अगर जब तो मैंने पहले भी बात की कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू हेल्थ सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है। और जब आप बात कर रही हैं तो पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस देखे तो वी आर दैन टॉप कंट्रीज, हाई बर्डन कंट्रीज में आते हैं। HBDC में हाई बर्डन डिजीज कंट्रीज ट्यूबरक्लोसिस में। डायबिटीज की बात करें तो वी आर कैरिंग 34 मिलियन पॉपुलेशन, और जिस देशों से ये बढ़ रही है हम सेकंड बिगेस्ट कंट्री बन जाएंगे बाय द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सिमिलरली टाइफाइड में देखें तो हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के स्ट्रेन पाकिस्तान से हो रहे हैं। ठीक है। मलेरिया है, मलेरिया में हाई बर्डन डिजीज़ कंट्री है। उसकी वजह यह है कि हम एक तरफ तो हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली अर्ली डायग्नोसिस के, दूसरी तरफ यह है कि जो अवेलेबल है वो कास्ट इफेक्टिवनेस नहीं है, कास्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वो आम आदमी जो है अपनी लेबॉर्ट्री जो आउट ऑफ पॉकेट टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर डायग्नोस नहीं होती। तीसरी वजह जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रही है, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं कर रहे, और डॉक्टर्स हमारी 50% सेल फार्मास्यूटिकल की एंटीबायोटिक्स की है, और वो अगर विदाउट डायग्नोसिस देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। तो इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो हेल्थ कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब देखें ना, डायबिटिक केयर में अगर आप प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट हैबिट, फूड हैबिट सही करने, और हमारी ये जो यानी फूड इंडस्ट्री को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल ना हो जो आपके लिए हेल्थ हैज़र्ड हैं। तो ओवरऑल हमें एक हेल्दी नेशन के तौर पे अगर जाना है और अगर डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, तो हमें भी नीड हेल्दी नेशन। इसी में आपने बात की ना कि ये सबका रेशियो बढ़ता जा रहा है, राइट? लेकिन जब आपने अवेयरनेस की बात की, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पोलियो के बारे में अवेयरनेस मैं जब से पैदा हो गई मैं देखती आई हूँ, लेकिन स्टिल हमारे पाकिस्तानियों में वो अडॉप्शन नहीं आ सकी है कि वो उसको एक्सेप्ट करें और उसके जो मर्ज़ का इलाज है उसको भी एक्सेप्ट करें। फिर भी हम देख रहे हैं कि उसका रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, और पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क रह गया तकरीबन जो पोलियो का शिकार होता है। सो ये क्या कौन सा माइंडसेट है? आखिर ये आप अवेयरनेस तो दे रहे हैं, आप मेडिकेशन भी दे रहे हैं, आप उसके लिए वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, अब उस पर कोई कॉस्ट वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? इट्स अनफॉर्चुनेट। एजुकेशन और लिटरेसी रेट भी हमारे यहाँ कम है, और ख़ासतौर पे अगर आप देखें जो पोलियो के केसेस मिलते भी हैं तो उन एरिया से मिलते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। ठीक है। अगर वो लिटरेसी रेट, हमें एजुकेशन जब तक नहीं होगी तो हमें अपना पता ही नहीं होगा कि अब देखें ना, लोग वैक्सीन लगवाते हुए बहुत डरते हैं,
और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जो फ्लू की वैक्सीन है हर साल सीजन में आती है और लोग नहीं उसको लगाते, और अगर लगा लें तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंजा ए बी जो उसकी जिसकी वजह से आप देखें ना, फिर आप जब बीमार होते हैं आप स्प्रेड आउट करते हैं, दूसरों को स्प्रेड करते हैं, फिर आप 8 दिन 10 दिन घर पे बैठते हैं। तो आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करना चाहते हैं और जैसी सीजन शुरू हो और आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ले लें तो इज़ अ डिफरेंट माइंडसेट ना, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तो आप हेल्दी रहेंगे और हेल्थ को स्प्रेड आउट करेंगे। तो थोड़ा सा आई थिंक एजुकेशन और लिटरेसी रेट ना होने की वजह से भी हमारा चैलेंज है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर ये कंटिन्यू रहेगी एफर्ट, वुमेन हेल्थ की बात हो रही है, वुमेन हेल्थ पे देखें ना, सर्वाइकल कैंसर जो है एक ट्रीटेबल कैंसर है जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए भी पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान अमंग वेरी फ्यू कंट्रीज जहाँ पे EPI प्रोग्राम में HPV की वैक्सीन अवेलेबल हो गई है। आप ये जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अभी अवेयरनेस उस तरीके से नहीं है और लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे। हाँ, उस पर बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं खुल के। हाँ, हालांकि देखें अब HPV जो वैक्सीन है वो EPI प्रोग्राम के अंदर हमारे आ चुकी है और 9 से 12 साल की 14 साल की बच्चियों के लिए फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल भी है। लेकिन आप देखें पूरी दुनिया में HPV की वैक्सीन से आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं, और ये अगर एक वैक्सीन से ही हाँ आप इतना जो है उससे जिंदगी बच आप बचा सकते हैं, आपकी सकते हैं जिंदगी आप बच ये देखें ना, सकती है। अर्ली कैंसर की बात कर ली तो अर्ली कैंसर तो ये है कि प्रिवेंटिव की तरफ जाएं। अब तो हमें प्रिवेंटिव मैनेजमेंट जाना है ना, तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ये है कि आप वैक्सीन लें टाइमली, जिस तरह आपने पोलियो की बात की, मैं HPV की आपसे शेयर की, तो ये वो चीज़ें जो अगर हम अडाप्टेबिलिटी है अडाप्ट कर लें, और डेफिनेटली एक हमें अवेयरनेस चाहिए, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन एजुकेशन चाहिए, हमें अपने बच्चों को हर रोज़ ये बताना है, तो डेफिनेटली अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी। ऑलराइट, इंशाल्लाह वील मेक सर आज यौम पाकिस्तान है, मैं चाहूँगा इस मौके से आप बात करें कि पाकिस्तान की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को और वैसे इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए क्या क्या चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, होना क्या चाहिए, मॉडल आपने क्या अभी तक निकाला, अपने बिजनेस को देखते हुए आप हेल्थ केयर को तो जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो समझते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक रुझान चला हुआ है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट का भी जिक्र किया, SIFC जैसे इदारे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जनरेट की जाए। यहाँ के बिजनेसमैन को आप समझते हैं कि उसको कितनी प्रॉब्लम होती है वन विंडो सोल्यूशन ना होने की वजह से। सो एज ए पाकिस्तानी ऑन 23 मार्च में चाहूँगा कि आप इस मौजू के ऊपर भी बात करें। देखिए जी, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, इट्स अ ड्रीम ऑफ आवर फोर फादर्स ने काम किया, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हैं और सांस ले रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे ख्याल में नहीं है कि आप अपने घर के अंदर आज़ाद माहौल के अंदर सांस लें और जिएं। तो हम सबको एज ए पाकिस्तानी एक नए चैप्टर की तरफ जाना है। हमने एक फाउंडेशन तो बना ली। एंड वन नेशन कहाँ है, वो वन नेशन का तस्वुर वो तो नहीं मिलता। वो डेफिनेटली देखें जी, हमारी हिस्ट्री मैं समझता हूँ अभी भी बहुत थोड़ी है। हमें अभी हिस्ट्री के अंदर ना नीड जो नेशंस बनती हैं वो ओवर द हिस्ट्री बनती हैं और उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल, और मैं समझता हूँ कि अभी भी जो एवोल्यूशन का जो स्टेज है, जो इवाल्व हो रहे हैं, वो इट विल टेक सम मोर टाइम। लेकिन जितनी जल्दी अगर हम अपने आप को और डिसिप्लिन कर लें, ठीक है, हमारी जो देखें जी, हमारा जो बार ब्रेन ड्रेन भी होता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह 240 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, एक पहली चीज़ तो पॉपुलेशन है, दूसरी चीज़ यहाँ पे टैलेंट है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा टैलेंट दिए हुए हैं, हमारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे आर रिनाउंड ओवर द वर्ल्ड, साइंटिस्ट दे आर रिनाउंड ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अब हमें अपने यंग जनरेशन को ड्राइव करना है टुवर्ड्स एज ए बिल्डर्स, टुवर्ड्स एज ए रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। अब उनको जो एक जॉब पे लगा दें, दे आर जॉब सीकर्स के, पाकिस्तान से बाहर जाएं, मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी, ठीक है। वो इकोनॉमिक चैलेंजेस इश्यूज़ हैं, हम वी आर पासिंग थ्रू दैट टर्बुलेंस एज वेल। लेकिन अगर आज हम एक डिटर्मिनेशन करें, देखें हमने 1940 में एक डिटर्मिनेशन थी कि पाकिस्तान की करदाद पेश हुई और हमने 7 साल में अचीव की। तो आज हम अगर अपने आप को डिटर्मिन कर लें और एक डिसीजन ले लें कि हमने पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंट करना है, सेल्फ सस्टेनेबल करना है, और हेल्थ केयर को मैं समझता हूँ एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं चाहूँगा कि हेल्थ केयर शुड बी आवर प्रायोरिटी नंबर 1, क्योंकि हेल्दी नेशन ही हेल्दी हमारी नेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी और कल हमारे मुल्क को इकनॉमिकली दुनिया पूरी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच जफर महमूद साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज हमने ख़वातीनो हज़रात जाना कि हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के लिए जिस तरह डिफरेंट फील्ड्स में गवर्नमेंट काम कर रही है, वहीं पर हेल्थ केयर के शोबे में भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट में जा सकता है। पहले हमें ख़ुद जो है वो उस पर काम करके ख़ुद कफ़ील होने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम लोगों ने जिक्र किया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, वहीं पर SIFC के थ्रू जो पाकिस्तान की 5 बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें IT है, जिसमें टूरिज़म है, जिसमें
एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर है, आपका मिनरल्स हैं, ये पांचों सेक्टर ऐसे हैं जो पाकिस्तान खुद कफील ना सिर्फ बना सकती हैं बल्कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में बहुत जो है ना वो आगे मदद दे सकती हैं। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और उससे बढ़कर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब आवाम मजबूत होगी तभी पाकिस्तान मजबूत होगा। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को मजबूत होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ के जो रिहायशी बाशिंदा है उसको मजबूत होने की ज़रूरत है। विल टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज हम 23 मार्च के हवाले से खुसूसी बातचीत कर रहे हैं। 23 मार्च 1940, अब ये न सिर्फ एक रेजोल्यूशन है बल्कि इसके पीछे जो खून पसीने की मेहनत है, वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था उसको ताबीर करने के लिए बहुत सारे लोगों की जद्दोजहद इस रेजोल्यूशन में शामिल थी। बहुत सारे लोगों की मेहनतें हैं, काविशें हैं, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उसके बाद ये वतन जो हमें नसीब हुआ है, ये इसकी हमें कदर भी करनी चाहिए और साथ ही हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या मज़ीद बेहतर कर सकते हैं एज़ पाकिस्तानी, अपनी क्या हमारी ऐसी कोशिशें कर सकते हैं, क्या बेहतरी ला सकते हैं हर दिन के हिसाब से, ऐसी कौन सी चीज़ें अवेयरनेस ही फैला दें तो ही एक बहुत बड़ी बात है, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा तो वो भी अपनी तरफ से। और ये जो मुहब्ब वतन होने का एक जज्बा है ये हर किसी में ही होता है, बस उसे उजागर करने की ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमें नेक्स्ट गेस्ट ने ज्वाइन किया है विया जूम लिंक, बैरिस्टर अफजल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, आपको 23 मार्च का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग। सर बताइएगा कि अगर हम एक तारीख़ उठा के देखें, उसके पस मंज़र में जाएं तो हमें बहुत सारे लोगों की जद्दोजहद नज़र आती है इस रेजोल्यूशन के पीछे। आप हमें क्या बताएंगे इस दिन के हिसाब से कि हम अपनी यंग जनरेशन को इस दिन से उनकी बॉन्डिंग किस तरह करें कि ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान बनाने के मकासद क्या थे। वो जो नौजवान नस्ल है उसको हमें जो है वो एजुकेट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान बनाने के मकासद में मुसलमानों की सोशो इकनॉमिक जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो थी, कि ऐसा खिता कि जिसमें इस्लाम के जो सुनहरी असूल हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके और एक ऐसा माशरा जो है वो कायम किया जा सके जो इंसाफ पर मबनी माशरा हो। और वो फलाई रियासत का क़याम जो है वो बेसिक मकसद है इस्लामी रियासत का और रियासत पाकिस्तान का। ऐसी रियासत हो कि जिसमें लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ पर मबनी माशरा हो। इसके लिए जो एक चीज़ ज़रूरी है कि जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत से टीवी चैनल्स इसको कवर करते हैं और ये स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम किए जाएँ, लोगों को एजुकेट किया जाए। और जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था जिसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़ारों लाखों लोगों ने जो है वो जद्दोजहद की, तो उसको कोई मकसद क्या था। देखें, जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, आखे उमराह के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो, सुल्तान ये जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। तो इसके बेसिकली ऐसा निज़ाम जो है अल्लामा इकबाल चाहते थे पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी असूलों के ऊपर हो, जिसमें फलाई रियासत हो, जिसमें जागीरदारी निज़ाम का खात्मा हो, सरमायादारी निज़ाम का खात्मा हो, एक बेसिकली एक वेलफेयर एक स्टेट हो, एक सोशल डेमोक्रेसी हो, जिसमें जो लोग अपनी तकदीर का खुद फैसला कर सकें। तो अब जो नौजवान नस्ल है उसको ये बेसिकली एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो अपना जो किरदार है उसकी नेशन बिल्डिंग की भी ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि वो पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, मैं चाहूँगा कुछ तारीख़ के
पस मंज़र से हमारे नाजरीन के सामने चीज़ें रखें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जनाब अल्लामा इकबाल और इनके हमरा जो दीगर शख्सियात थी उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं चाहूँगा पाकिस्तान रेजोल्यूशन के पस मंज़र में कुछ जो है वो चीज़ें बयान करें। देखिए, एक चीज़ जो बड़ी अहमियत की हामिल है कि जो पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन है, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये अल्लामा इकबाल ने जो है इस ये जिन्हें मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं, ये आइडिया जो है वो फ्लोट किया कि एक आज़ाद रियासत जो है उसका क़याम जो है वो ज़रूरी है। और उसमें बहुत से अकाबरीन जो हैं उन्होंने जद्दोजहद की। हमारे जो बंगाल से, उस वक्त का बंगाल और आज का बांग्लादेश जो है, वहाँ के बहुत से लोग थे, ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने इसमें जो है वो किरदार अदा किया। तो ऐसे शख्सियात जो हैं, ज़ाहिर बात है कि ऐसे मौके पे जो है उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अक़वाम अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं, वो फिर नए हीरोज़ उसमें जो है वो पैदा नहीं हो सकते। तो हमें जो माजी में जो हमारे जो कौमी हीरोज़ थे उनको भी देखना है, और हमारे जो मौजूदा दौर में जो कौमी हीरोज़ हैं उनको भी देखना है, ताकि जो हमारे नौजवान हैं वो उससे इंस्पिरेशन हासिल कर सकें। और उस इंस्पिरेशन से आप देखेंगे कि ये जो आज के नौजवान हैं वो मुस्तकबिल में वो भी कौमी हीरोज़ के तौर के ऊपर जो है वो सामने आएंगे। अगर मैं पूछना चाहूँ सर कि 23 मार्च का दिन हम हमेशा वैसे हर साल ही मनाते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि उस जोश व खरोश में आपको कमी नहीं नज़र आती? पहले हम जितने जोश व खरोश से इस दिन को मनाते थे, वो अब उस हमारे आजकल के नौजवानों में हमें वो लगन नज़र नहीं आती, क्या ऐसा है? देखिए, ये तो बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन कि आप मतलब किसी हद तक ये कह सकते हैं, लेकिन बहुत से नौजवान आपको मिलेंगे जो आज भी पाकिस्तान से जो है वो बहुत मोहब्बत करते हैं, नजरिया पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। असल में बात ये है कि जैसे जैसे हालात चेंज होते हैं, जो दो कौमी नजरिया है उसके ऊपर लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। उसके जो मकासद थे, जब वो हासिल ना हो रहे हों, लोगों को लगे, तो वो उससे भी जो है ऐसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तान के नौजवानों में और पाकिस्तान के बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसमें भी जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो मौजूद है, नौजवानों में भी मौजूद है। और बिलखसूस जो हमारी मई 2025 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, उसके बाद जो है वो एक दफ़ा फिर ये जो जज्बा है वो रिवाइव हुआ है, और लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान का बनना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि आज जो इस टाइम पे भारत में हिंदुत्व की वजह से जो मुसलमानों के साथ, जो ये ईसाइयों के साथ और बाकी मिनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का उनके साथ रवैया है, वो चीज़ इस बात को स्टैब्लिश करती है कि हमारे बुजुर्गों ने जो पाकिस्तान बनाया था वो बिल्कुल दुरुस्त था, और पाकिस्तान के जो मकासद हैं उनको के हसूल के लिए हमें जद्दोजहद करनी है। और ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है कि जो मकासद हैं वो हम हासिल कर सकें, और वो ये है कि इंसाफ पर मबनी माशरा हो और एक फलाही रियासत का क़याम हो सके, जिसमें गरीबों को, लोगों को, नादारों को, बेवाओं को, यतीमों को, मजलूमों को, किसानों को, इन सब को जो है उनके हकूक़ मिल सके। बैरिस्टर साहब, 1940 में जो करारदाद मंजूर हुई, 1947 तक तब वक्त हम देखते हैं बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई। तकरीबन कमोपेश कहा जाता है 20 लाख लोगों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। मिलिट्री अपनी जगह पर काम कर रही है। ये भी हम सही जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख को इतना अरसा जो है वो गुजरा नहीं कि एक कौम जो है वो हम बन सकें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस फलाही रियासत का आप जिक्र कर रहे हैं, उससे हमारे पाकिस्तान की दूरी है। अभी ये दूरी सर किस तरीके से कवर होगी? इसमें किसको किरदार अदा करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें पूरी कौम को जो है वो किरदार अदा करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सियासी निज़ाम है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो है वो ग्रास रूट लेवल से लोग जो है वो मेरिट के ऊपर आ सकें। और पाकिस्तान में जैसे देखिए कि हमारे सिविल सर्विस हो या हमारी आर्म फोर्सेस हों, उसमें इन जनरल लोग जो हैं वो आते हैं, मेरिट के ऊपर आते हैं। एक निज़ाम है जिसके ऊपर जो है वो एक गरीब घर से भी जो है वो कोई शख्स आता है तो वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जा सकता है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से भी। जबकि जो हमारा पॉलिटिकल एलीट है वो अनफॉर्चुनेटली एक फाइनेंशियल एलीट जो है उसने कैप्चर किया हुआ एक एलीट कैप्चर है, जिसकी वजह से वो पॉलिसीज जो है वो नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से हम जो है वो अपने जो मकासद हैं उनको हासिल कर सकें। और दूसरी बात जो उन्होंने
टाइम पीरियड की बात की, देखिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तकसीम बहुत है, लिसानी बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे। हमें फोकस करना चाहिए कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, उस पर हम फोकस करें, और पाकिस्तानी शरीयत जो हमारी पाकिस्तानी होना, उस पर फोकस करें, और मुसलमान होने पे फोकस करें। हम इसको फर्दर डिवाइड ना करें। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आज की इस दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉलेज की, टेक्नोलॉजी की, साइंस की लैंग्वेज है। उस पर भी हमें अपनी नौजवान नस्ल को स्कूल लेवल से पूरे पाकिस्तान में मतलब है जो हमारा तबकाती निज़ाम है उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, उसको ख़त्म करके एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें उर्दू और अंग्रेज़ी लाजमी होनी चाहिए, और बच्चों को जो है वो हिंदी ज़ुबान पढ़ाई जाए ताकि वो तरक्की कर सकें, क्योंकि यही लैंग्वेज। ऑलराइट जी सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से 23 मार्च में अब हम देखते हैं कि नाजिश ने भी सवाल किया, उस तरीके से जोश खरोश नहीं देखने में आता, और असल में जो कहानियाँ हैं जो पाकिस्तान हमें मिला वो तमाम तर चीज़ें हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया आज की जनरेशन में। हाँ। तो इस तरीके से वो हमें एसेंस जो है ना उस तरीके से फील नहीं होता। लेकिन सर माजी के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आगे फ्यूचर में बढ़ते वक्त पाकिस्तान को किन किन जो है वो चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये फरमाइएगा। कहाँ हम लैग कर रहे हैं? हमें सबसे पहले जो है ना हमें काम करने की ज़रूरत है कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, अदालती निज़ाम जो है, उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है कि एक ऐसा निज़ाम जो है कायम किया जा सके कि जिसमें कचहरी का जो निज़ाम है पूरे मुल्क में उसको रिवैम्प किया जा सके, ताकि जो है वो सिविल और क्रिमिनल के अंदर लोगों को जो मैटर्स होते हैं उनमें जल्दी इंसाफ मिल सके, सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके एट दी हाईएस्ट फोरम, ताकि लोगों का जो इंसाफ के निज़ाम पे जो एतमाद है वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो। आज भी हमारी अदालतें बहुत कोशिश कर रही हैं इंसाफ प्रोवाइड करने की, सिविल कोर्ट से लेके हाईएस्ट फोरम तक अदालतें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ऐसा निज़ाम हो कि किसी के साथ अगर जुल्म या ज़्यादती होती है तो उसको जल्दी इंसाफ मिले, जो डिले है उसको ख़त्म किया जाए, और एट दी अर्लीस्ट जो है लोगों को रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। सबसे पहले जो हमारा अदालती निज़ाम है, कानून का जो निज़ाम है, उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सर इस्लाहात तो हमने वैसे इन द रीसेंट पास देखी भी काफ़ी सारी हैं, इस्लाहात तो आ जाती है उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो अभी तक अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, उन पे केसेस पे फैसले नहीं होते, और आई थिंक इसी वजह से आवाम का थोड़ा सा एतमाद भी इस हमारे अदालती निज़ाम से उठता जा रहा है। बहुत सारे प्रॉपर्टी के केसेस इवन मैं देख रही हूँ कि वो ताहयात से चलते आ रहे हैं, उनकी शायद कुछ तो आगे जाके उनको शायद मिले, तो इसी तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जिसकी वजह से लोग दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। ये क्या वजह है वैसे कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इतना बासर अफराद के हाथों में ही सर नजर बिल्कुल इतना इफेक्टिव नहीं है। जो पैसे दे के शायद डेटें लगवा सकते हैं, उनकी तारीखें ज़्यादा जल्दी निकलती हैं, उस पर फैसले भी जल्दी होते हैं, लेकिन जो गरीब है वो यहाँ पे भी पिस रहा है। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये कि जो मौजूदा हमारी अदालती निज़ाम है इसमें कोई शक नहीं कि उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हों या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो जजेस हैं बहुत बड़ी तादाद में वो पाकिस्तान में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें। वो इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें तो बहुत इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लॉ में रिफॉर्म की ज़रूरत है, सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और अगर किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए हॉलिस्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है, कि हॉलिस्टिक रिफॉर्म्स हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स हो जिसके तहत ऐसा हो कि जो आप अभी बात कर रही हैं उसमें हकीकत कितनी है या वो परसेप्शन कितनी है, ये भी इस पे भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन असल बात ये है कि इंसाफ होना चाहिए और होते हुए नजर भी आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है, अदालतें इंसाफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा इशू है डिले का, कि डिले बहुत ज्यादा आता है। जैसे आपने प्रॉपर्टी के केसेस की बात की, उसमें जो है वो दादा केस फाइल करता है तो हो सकता है कि उसका जो रिलीफ है वो पोते को मिल रहा हो, 20-20 साल 30-30 साल लगते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है और वो तभी ख़त्म होंगी, इससे अदालती निज़ाम बदनाम होता है।
तो जब ये तभी ख़त्म होगी जब लॉज चेंज होंगे, रिफॉर्म्स होंगी, प्रोसीजर रिफॉर्म्स होंगी, ज़्यादा ट्रेनिंग होगी, कोर्ट स्टाफ की होगी, लॉयर्स की होगी, और सिस्टम एक ऐसा बन जाएगा कि जिसके अंदर एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर इन केसेस के फैसले होंगे। उससे क्या होगा, लोगों का एतमाद बहाल होगा, और बाहर से इन्वेस्टर भी जो है वो आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा, और उसको पता होगा कि अगर वो यहाँ पे आता है तो अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसको इंसाफ भी मिलेगा और जल्दी इंसाफ मिलेगा। अदालतें सर, मेरिट की आपने इससे पहले बात की कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनमें ज़्यादातर जो तकर्रियाँ होती है वो मेरिट पे होती हैं। आप लोगों के अदालती निज़ाम में क्या ये है कि मेरिट पे ही जो है वो देखा जाता है, या फिर यहाँ पे भी असर रसूख का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? एक चीज़ तो है कि अदालती निज़ाम में भी जो सुपीरियर कोर्ट्स में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसमें जो है ये डिस्कशन हो सकती है, डिबेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सी बार एसोसिएशन इसके ऊपर जो है प्रोसीजर के ऊपर, या उमन जो लॉयर्स के लीडर्स हैं या जनरली जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुख्तलिफ जो है वो राय देते रहे हैं, और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा इसमें होती हैं, और ये अपॉइंटमेंट टू अपॉइंटमेंट पे जो है वो फ़र्क पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी ये जो एक ज़्यादा कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई है, ये 27th अमेंडमेंट के बाद, ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा लोगों को कंसल्ट किया जाए। इसमें जो है वो पार्लियामान के भी जो मेंबरान हैं उनको भी कंसल्ट किया जा रहा है, जुडिशरी से भी कंसल्ट किया जा रहा है, और जो है वो गवर्नमेंट के लोगों को भी जो है कंसल्ट किया जा रहा है। तो ये जुडिशल कमीशन जो है उसमें एक अच्छी बात है कि ज़्यादा लोगों को कंसल्ट किया जाए, और ज़्यादा लोगों के नाम आ रहे हैं, और एक सिस्टम को जो है वो बेहतर किया गया है। मेरी राय ये है, प्रिंसिपल जो है वो बात ठीक है। उम्मीद है बेहतरी आएगी, हमारे अदालती निज़ाम में भी स्मूथनेस आएगी। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अफजल हुसैन साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ मौजूद थे, और हम लोग जिक्र करते थे 23 मार्च के हवाले से। ख़वातीन और हज़रात, दिल है पाकिस्तानी मगर इस मुल्क में गुर्बत भी है, इस मुल्क में बेरोज़गारी भी है, इस मुल्क में नाइंसाफ़ी भी है, इस मुल्क में आप लोगों को जॉब्स भी नहीं मिलती, और इस मुल्क के हर साल बच्चे जो है वो लाखों की तादाद में मुल्क से बाहर जा रहे हैं। एजुकेशन का मयार दुरुस्त नहीं है, हेल्थ का मयार नहीं है, सेफ्टी जो है वो फील नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल है पाकिस्तानी। क्या करें, पाकिस्तान है। 1940 में जो करारदाद मंजूर की गई थी उसके बाद से जो कायदे आज़म का ख्वाब था, जो इलामा इकबाल का ख्वाब था, जो कायदीन पाकिस्तान का ख्वाब था, क्या हम उसको बरूए कार लाने में, अमली जामा पहनाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? ये सवाल आपने और मैंने, हमने तो अपने आप से पूछना ही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब उस चीज़ के बारे में सोच लें कि कब हम अंडर डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग स्टेज में आएंगे, और फिर वो ख्वाब शायद हमारे बच्चे या हमारे पोते देखेंगे जब पाकिस्तान एक डेवलप नेशन बन सकेगा। जिसका ख्वाब देखा गया था। एग्जैक्टली, इसी सवाल के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, 23 मार्च को सेलिब्रेट करें। मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।